हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से वेलकम टॉप मांगा एक्सप्लेन चैनल पे। आज हम लोग न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका वादा करता हूँ मैं कि इसका एंड जरूर करूंगा जब तक कि राइटर्स चैप्टर को डालता रहेगा, क्योंकि ये मांगा बहुत ज्यादा स्पेशल है जिसके लिए सिर्फ मैं आप लोगों से 15 मिनट मांगता हूँ और उसके बाद तो स्टोरी आप लोग खुद छोड़ के नहीं जाओगे। और हाँ दोस्तों, इस स्टोरी में सबसे मेन चीज, आप लोग को बलून की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होगी। हमारा कैरेक्टर दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है और इसी के साथ हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। राइटर हमें बताता है इस दुनिया के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं कमजोर लोगों को खा जाते हैं, मतलब कि बढ़ने नहीं देते, और इस तरह से स्ट्रॉन्ग लोग इस दुनिया पर राज करते हैं। कौन लोग हाई पोस्ट पे आने वाले हैं, इस चीज का निर्णय वहाँ पर बैठे हुए पावरफुल लोग करते हैं। मतलब कि बोला जाए तो सब कुछ वहाँ पर पावर ही तय करती है। यहाँ पर बैठे हुए सबसे मेन रिस्पेक्टेड लोग में 3 वेनरेबल्स और 4 सेंट्स हैं, जो इस कॉन्टिनेंट में इस समय पर हर किसी चीज का फैसला करते हैं। सभी लोग उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो सबसे रिस्पेक्टेड हैं। वहाँ पर 4 सेंट्स ने 4 स्कूलों को खोला और उनके डिसाइपल अलग अलग देश में फैले हुए हैं, जबकि उनमें से 3 सेंट्स जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, उन्होंने खुद को दुनिया के मामलों से बिल्कुल अलग कर दिया। उनकी इन पोजीशंस को लेना दूसरों के लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जो सेंट्स मौजूद हैं, वो इस कॉन्टिनेंट पे पूरी तरह से रूल्स करते हैं और सारे के सारे जिंदा लोग उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि जो लोग भी उनका विद्रोह करेंगे वे तुरंत ही उनको वहाँ पर मार डालते हैं। हालांकि पुराना बनाया हुआ नियम पूरी तरह से टूट गया है और नए नियम के बनाए जाते ही उन सारे वेनरेबल्स ने विद्रोह करने वाले सभी लोगों को मार डाला। और इसी बीच दोस्तों, अचानक से आसमान में एक टेलीपोर्टेशन खुलता है और सीधे जमीन के ऊपर एक रोशनी धड़ाम से नीचे की तरफ आ रही थी, जिसके आने के कारण एक बीस्ट वहाँ पर उस रोशनी को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। और तभी हमको पता चलता है अपने गोल गोल बम्स को लेके एक लौंडा जमीन पे धड़ाम से उसी के बेबी के ऊपर गिर गया था, जिस कारण से उसका बेबी वहाँ पर टेढ़ा हो चुका है। वो लौंडा वहाँ पे इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण कराहते हुए बोलता है, अरे दैया रे, बहुत तेज लागत है। लेकिन दूसरे साइड में जिस बीस्ट के बेबी के ऊपर वो गिरा था, वो बीस्ट अपने बच्चे के हाल को देखने के कारण वो उसके ऊपर गुस्साते हुए बुरी तरह घुर्रा रहा था। जो लौंडा आसमान से गिरा है दोस्तों, यही हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो वहाँ पे अपने चोट को पोंछते हुए कहता है, अरे आखिर मैं किस जगह पर हूँ। जब वो इस तरह से कहता है, तभी अचानक से उसके जस्ट पीछे से सांस की बदबूदार लहर उसके आगे निकलती है, जिस चीज को महसूस करते हुए अपनी नाक पकड़ के पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, ओफो, कौन इतनी गंदी तरह से पाद रहा है, बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। लेकिन जब वो पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर उसके पीछे बहुत ही डेंजर 3 हेडेड एक वुल्फ उसको देखते हुए गुर्रा रहा था, जिस कारण से वहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबराते हुए तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, अरे भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे लौंडे के ऊपर मैं गिर गया हूँ। अरे 100-200 लेके मामला रफा दफा करो। लेकिन वो जो खतरनाक वुल्फ था उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो तुरंत अपने मुंह से एक आइस फ्रीज अटैक रेडी करते हुए तुरंत अपने हीरो की तरफ रिलीज कर देता है, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल था। अपना हीरो बड़ी मुश्किल से वहाँ से पता नहीं कैसे बचता है, लेकिन उसका जो अटैक था एक पेड़ के ऊपर धड़ाम से लड़ता है तो वो पेड़ पूरी तरह से टूट जाता है, जिस चीज को देखने के बाद तो वो अपने पिछवाड़े को बचा के और तेजी से भागते हुए बोलता है, हे मेरे भगवान, तूने मुझे यहाँ पर कहाँ गिरा दिया है? मुझे बस आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी, क्या तुम मुझे वो दोगे? मेरे प्यारे बीस्ट, मैंने धोखे से तुम्हारे घर में घुसकर तुमको झटका दे दिया है, आखिर इस चीज के लिए बदला लेने की क्या जरूरत है? वो बीस्ट अपने हीरो की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इस बार तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका है, वो वहाँ पर अपने तीनों हेड से, जो उसके सर है 3-3, उन तीनों के थ्रू उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक बड़ी स्पीड में रिलीज कर देता है, जिससे बचते हुए अपना हीरो मन में कहता है, क्या मैं सचमुच इस जगह पर आने के बाद मैं मर जाऊंगा और क्या मेरी जिंदगी इतनी दुखद हो जाएगी? जब वो इस चीज के बारे में बोल रहा था, वो अटैक उसके पीछे एकदम से प्रेशर रिलीज करता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण अपना हीरो रगड़ता हुआ मुंह के बल आगे की तरफ आके गिरता है और साथ ही साथ फिर से चिड़चिड़ाते हुए चिल्ला के बोलता है, मुझे बुरी तरह छेड़ना बंद करो, तुम्हारी इस घिनौनी सांस में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। इतना सुंदर पैदा होने के बाद में भी तुम अपने आप को साफ रखने में फेल रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी हमेशा सिंगल बनी रहेगी। वो बीस्ट अपने हीरो की इस बात को सुनकर और ज्यादा दोस्तों वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। साथ ही वहाँ पर वो अपना अल्टीमेट अटैक एक फैंटम वुल्फ तरीके का उसके ऊपर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जो कि देखने में सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके इस तरह के पावरफुल अटैक को देखकर अपना हीरो घबराते हुए कहता है, अरे दैया रे, आज तो मेरा पिछवाड़ा यहीं फट। अरे यार, मैं बस मजाक कर रहा था, ये तुम क्या कर रहे हो? दूसरे साइड में जो वुल्फ था वो अपने मुंह में एक एनर्जी अटैक बड़ी स्पीड से जनरेट करना स्टार्ट कर देता है और अगले ही पल दोस्तों अपने हीरो के पीछे एक पावरफुल एनर्जी बॉल का स्पिरिचुअल अटैक सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और वहाँ पे वो उसके आगे आगे भागते हुए चिल्ला के बोलता है, हाय दैया रे, हमसे गलती हुई गई होए, प्लीज कोई तो आओ, मुझे बचा लो यहाँ पे। वो वहाँ पर भागते हुए अपने मन में बोलता है, हुआ जिया टेक्निक इन्फिनाइट मिरेकल करती है, ऐसा मूव जो स्ट्रॉन्ग विंड को जनरेट करता है और एक ब्लड रेनबो को क्रिएट करता है। पावर और स्पीड 3
गुना बढ़ जाती है। जिस चीज को फील करते हुए अपना हीरो मन में कहता है, अरे क्या ये वही वाज योर टेक्निक नहीं है जिसे मैं बचपन में प्रैक्टिस किया करता था? आखिर ये बेफजूल की टेक्निक मेरे दिमाग में क्यों आई है? जैसे ही अपना हीरो उस टेक्निक के बारे में फील करता है, अचानक से उसकी बॉडी में वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको महसूस करते हुए वो हैरान होकर कहता है, मेरी पावर यहाँ पर बढ़ रही है। भाड़ में जाए जो कुछ भी सीखा मैंने, मुझे इस समय अपनी जान को बचाना है। हे भगवान, ये तुम मेरे साथ में क्या खेल खेल रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहीं पे मर जाऊं? तो फिर मैं तुम्हारे इस प्लान के साथ चलने से इनकार करता हूँ। अपना हीरो इतनी स्पीड में आगे बढ़ता है कि अचानक से आगे जाने के साथ में डिसअपियर हो जाता है। दूसरी साइड में वो टेक्निक बड़ी स्पीड में उस जगह पर जाके लड़ती है और हमको पता चलता है अपने हीरो की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो गई थी, वो आगे बढ़ते हुए अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वो भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब वो वहाँ पर उस टेलीपोर्टेशन से आगे की तरफ निकलता है तो आगे निकलने के बाद में वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए बोलता है, उफ, ये सचमुच बहुत थका देने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये काम करेगा। ये बहुत अजीब बात है, बचपन में सीखी गई टेक्निक का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इस दुनिया में आने के बाद अचानक कैसे ये एक्टिवेट हो गई? जब वो इस बारे में बोल रहा था तभी अचानक से उसके पीछे दोस्तों परछाई में एक और शैडो दिखाई देता है, जिस कारण से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं, रुक जाओ, मुझे फिर से कुछ जाना पहचाना एहसास हो रहा है। हमको पता चलता है एक बहुत डेंजर टाइगर उसके जस्ट पीछे खड़ा हुआ घुर्रा रहा था। इसको देखने के बाद तो अपना हीरो वहाँ पे कांपते हुए बोलता है, अरे मेरे भाई, मुझे समझाने का एक मौका तो दो, आखिर मैं तुम्हारे इलाके में कैसे पहुंचा हूँ? और तभी वो टाइगर उसके मुंह के पास आकर बहुत जोर से रोर करता है, जिसकी रोर को सुनने के बाद तो वो अपने हाथ पैरों की पूरी जान लगाते हुए बड़ी स्पीड में आगे भागते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ ठीक है ना, मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो खतरनाक टाइगर उसका अभी पीछा कर रहा था, जिस कारण से वो फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, हे भगवान, ये किस चक्कर में तुमने मुझे फंसा दिया है? मैं जितना भी तेज भाग रहा हूँ, साला कोई ना कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो इस बात को बोलते हुए जैसे एक झाड़ी की तरफ से निकल के आगे की तरफ बढ़ता है तो नीचे दोस्तों वहाँ पे जमीन नहीं थी और तभी हमें पता चलता है उस जमीन के नीचे एक लड़की वहाँ पर मौजूद थी, जिसको क्रॉस करता हुआ अपना हीरो आगे बढ़ रहा था। और जब उस लड़की को हमें दिखाया जाता है तो वो सचमुच बहुत सुंदर, लाजवाब, बड़े बड़े लल्लन टाप पटाखा माल थी। अपने हीरो को आते हुए देखकर वहाँ पर वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, जिस चीज को देखकर अपना हीरो से चिल्ला के बोलता है, हे लड़की, जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ तुम, क्योंकि इसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, जिस कारण से वो सीधे उस लड़की के ऊपर धड़ाम से जाके गिर गया था। और साथ ही साथ दोस्तों हमें पता चलता है जो उसका मुंह था सीधे उसके बलून में जाकर घुस गया था। वो लड़की वहाँ पर इस तरह के झटके के कारण एकदम ढीली सी हो चुकी थी और जब उसको होश आता है तो वहाँ पर अपने हीरो का मुंह उसके बलून के अंदर घुसा हुआ था, जिस कारण से वो ब्लश करते हुए एकदम से घबरा गई थी। और दूसरी तरफ जब अपना हीरो सर उठा के देखता है तो दोस्तों उसकी नाक से वहाँ पर बल से खून निकल आया था, जैसा कि हर जापानीज मांगा में होता है। इस तरह की हरकत को होते हुए देखकर वो लड़की बहुत जरा गुस्से में अपने हीरो के गाल के ऊपर तमाचा मारते हुए चिल्ला के बोलती है, तू ठरकी कमीने इंसान, ये तू क्या कर रहा है? तो दोस्तों बताइए आपको पहला एपिसोड कैसा लगा? अभी तो बस स्टार्टिंग है, आगे और जरा बवाल होना बाकी है। आपको वीडियो पसंद आई है तो सोच क्या रहे हो? तुरंत अभी जाके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दो, क्योंकि आगे की स्टोरी बहुत जरा बिंदास होने वाली है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जब वो लड़की वहाँ पे इस तरह चिल्ला रही थी, अपने हीरो को तमाचा मार रही थी, तभी अचानक से जो अपने हीरो के पीछे भयानक टाइगर पड़ा हुआ था वो वहाँ पर उस क्लिफ के ऊपर से जंप लगा देता है उसको मारने के लिए। जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो तुरंत सेक्सी ललंटा पटाखा माल को हटाते हुए बोलता है, जल्दी हटो यहाँ से। वो खतरनाक टाइगर नीचे उतरते हुए अपने पंजों का अटैक सीधे हीरो की पीठ के ऊपर कर देता है, जिसकी लाइन अपने हीरो की पीठ पे पड़ते ही बहुत ज्यादा खून निकलना स्टार्ट हो गया था। वो वहाँ पर बेहोश होते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मैं खाए जाने के बाद वापस धरती पर आ जाऊंगा या नहीं, मैं यहाँ अपनी बॉडी के साथ आया हूँ। जैसे वो खतरनाक टाइगर और अटैक अपने हीरो पे करने वाला था, अचानक से एक ओल्ड मैन उस टाइगर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड का एक पावरफुल अटैक कर देता है। उस स्वॉर्ड इम्पैक्ट के कारण वो टाइगर घायल होते हुए तुरंत रगड़ता हुआ पीछे की तरफ चला गया था। जिस लड़की के साथ में अभी अपना हीरो बलून में लड़ा था वो लड़की उस ओल्ड मैन को देख के चिल्ला के कहती है, ग्रैंडपा। वो ओल्ड मैन अपनी पोती से पूछता है, मेरी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की वहाँ पे हंसते हुए कहती है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर एक लड़का पड़ा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों चीटिंग हुई है अपने हीरो के साथ, क्योंकि उसी ने इसकी जान बचाई है और सारा क्रेडिट ये लौंडिया ले गई। वो जो टाइगर था वो वहाँ से चला गया था और ओल्ड मैन जो उसके ग्रैंडपा हैं अपने हीरो को देखते हुए बोलते हैं, अच्छा तो तुम इस लड़के के बारे में बता रही थी। अपने हीरो के जख्म को देखकर वो लड़की घबराते हुए बोलती है, अरे ये क्या ग्रैंडपा, उसका तो बहुत खून निकल रहा है। ग्रैंडपा जब देखते हैं वो टाइगर निकल के जा रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी पोती से बोलते हैं, मैं नाइट पैंथर से निपट लूंगा, तुम उस आदमी का ख्याल रखो। वो लड़की तुरंत अपने बड़े बड़े बलूनों के पास में अपने हीरो के चेहरे को
चिपकाते हुए बोलती है, हे क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अपनी आंखों को खोल सकते हो? अपना हीरो वहाँ पे गरम गरम कुछ महसूस करते हुए अपने मन में कहता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन अगर मुझे ऐसी लड़की प्रोटेक्ट करे तो मैं मर भी सकता हूँ। सचमुच ये गर्माहट इसके लायक है। हमारा सीन शिफ्ट होता है। अपना हीरो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ गिरते हुए कहता है, ये बहुत अंधेरा भरा है, ये किस तरह की जगह है और मैं कहाँ पर आ गया हूँ? और तभी दोस्तों जो भी अपने हीरो ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, हुआ जिया न्यायगोंग टेक्निक उसकी, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के उसकी पूरी तरह मौज लेते हुए बोलते हैं ये तो बेवकूफ है। जो लोग कल्टीवेशन पे विश्वास करते हैं, क्या वे सभी मजबूत हैं? क्या तुमने बहुत सारे नोवेल पढ़ रखे हैं? आखिरकार उसके माँ बाप नहीं है, नॉर्मल बात नहीं होगी वो तो बस एक अनाथ लौंडा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ समय बाद आ गया था, जहाँ पर अपने हीरो ने पहली बार एक लड़की को प्रपोज किया, तो वहाँ पर उस लड़की ने तुरंत उस फूल को हाथ मार कर फेंकते हुए कहती है, तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुमने ये सोचा कि मुझे सिर्फ कुछ गुलाब के फूल देके पटा सकते हो? पहले अपने आप को देखो, मैं तुम्हारे आसपास कहीं भी नहीं रहना चाहती अगर मैं शर्त नहीं हार गई होती। अपना हीरो शॉक्ड होते हुए मन में बोलता है, क्या कहा? तुम शर्त हार गई? मैंने आखिरकार उसे गलत समझा मुझे पता था कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। अपना हीरो बहुत ज्यादा उदास होकर टूट चुका था, जिस कारण से वो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। गेम खेलते हुए हमको बताता है ऑनलाइन दोस्त के अलावा और कौन मुझसे दोस्ती करने को तैयार होगा। अपना हीरो इतना ज्यादा बेइज्जत हो चुका था कि सभी लोग उसकी मौज उड़ाते थे। वो अपना पूरा टाइम गेम को ही खेलते बिताना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसके हाल गेम खेलते खेलते बुरे हो चुके थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके हैं। वो वहाँ पर हमको बताता है, मैं जो जिंदगी अब तक जी रहा हूँ शायद हो सकता है कुत्तों से भी बदतर है। कितना अच्छा होता अगर ये सब मेरे लिए सिर्फ डरावना सपना होता। इस बात को बोलते हुए वहाँ पर वो रो रहा था। तभी अचानक से उसको आवाज आती है, हे आलसी लौंडे जागो। जब वो अपने आंखों को धीरे से खोल के देखता है तो वहीं पे दोस्तों वो लड़की थी, जिसको तुरंत वो हाथ पकड़ के अपनी तरफ बड़ी स्पीड में घसीट लेता है। अचानक से ऐसे रिफ्लेक्शन को देखकर वो लड़की वहाँ पे घबरा सी गई थी और अगले ही पल वो लड़की तुरंत अपने हीरो की बाहों में आके गिरती है। जो सीन देखने में सचमुच दोस्तों बहुत ज्यादा रोमांटिक था। अचानक से खींचे जाने के कारण उन दोनों का जो फेस था एकदम पास आ चुका था, लेकिन तभी अपना हीरो घबराते हुए बोलता है, हे तुम कौन हो? यहाँ पर दोस्तों अपना हीरो सचमुच बहुत बुड़बक है, अच्छे खासे सीन को खराब कर दिया। आगे सीन बनने वाला था यार। वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? अपना हीरो भी शर्मिंदा होते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने बस एक सपना देखा और थोड़ा सा परेशान हो गया था। तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के बोलता है, लियू फेंग तुरंत यहाँ पर आओ, तुम्हें काम करना है। जिस आवाज को सुनने के बाद तो वो दोनों वहाँ पे घबरा से गए थे। वो लड़की तुरंत वहाँ पे अपने हीरो को धक्का देते हुए बोलती है, जल्दी करो और तैयार हो जाओ, और हाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदे हैं। अपना हीरो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हुए बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर हमें एक आसमान दिखाते हैं जहाँ पर ड्रैगन उड़ रहे थे और साथ ही साथ दोस्तों कुछ कॉन्टिनेंट भी वहाँ पर आसमान में मौजूद थे। तभी हमें अपना हीरो बताता है, मुझे इस दुनिया में आए हुए आधा महीना हो गया है। सचमुच समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। मैं साफ तौर पर एक गेम खेलने वाला आदमी था जो नेट कैफे में घूमता रहता था, और फिर भी मैं बदकिस्मत लोगों में से एक बन गया और कंप्यूटर के विस्फोट के कारण मर गया, इसलिए इस जगह पर ट्रांसमिग्रेट हो गया, ये लैंड कॉन्टिनेंट में। अपना हीरो उस पल को याद करता है जब पहली बार इस दुनिया में आया था, तो उस 3 हेडेड वुल्फ ने अपने हीरो को मारने के लिए किसी भी तरह की कोशिश नहीं छोड़ी थी, जिससे बचते हुए अपना हीरो यहाँ पर आ पहुंचा, जहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए वो दोनों भागे थे। जिस चीज को फील करते हुए अपना हीरो बोलता है, भगवान का शुक्र है वेर और ग्रैंडपा ने मुझे बचाया और मुझे अपने साथ वापस भी ले आए। ये लैंड कॉन्टिनेंट में कोई भी इंसान पावर और मैजिक को कल्टीवेट कर सकता है, जिसकी पावर 11 स्टेज में सबसे कमजोर से लेकर सबसे मजबूत तक फैली हुई है। 9th स्टेज पर पहुंचने पर इंसान को मास्टर का टाइटल मिलता है। जब वे सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है तो उन्हें सेंट कहा जाता है। वेनरेबल 11 से आगे एक हाई स्टेज की बात करते हैं, जिसे कोई भी अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। अधिकांश लोग 3 या 4 टीयर से आते हैं, जबकि ग्रैंडपा हाके टीयर 5 के स्वॉर्डमैन हैं, लेकिन वीर ना चाहते हुए भी 4 संतों में से 10 डी सेंट की डिसाइपल। दोस्तों यहाँ पे होता यह है, जो भी बच्चा बहुत सारा टैलेंट को लेकर पैदा होता है, वहाँ पर सेंट्स उसको तुरंत अपना डिसाइपल बना लेते हैं। अपना हीरो बताता है, मैं सच में मानता था जब मैं छोटा था तो मैं बहुत पावरफुल था, लेकिन बड़े होते होते मैं पूरी तरह से टूट गया। लेकिन मैं इस टेक्निक को इस दुनिया में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे केवल हुआ जिया टेक्निक का ही पता है। इसके नाम से ही कोई सोच सकता है कि ये एक घोटाला है, फिर भी मेरा छोटा सा मन को ये यकीन था कि ये सच है। लेकिन मेरी ये टेक्निक पूरी दुनिया में सबसे अलग है, इस दुनिया की ताकतों से बिल्कुल अलग है। क्या मैं सच में कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ? जिया हुआ टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता हूँ? पिछली दुनिया में रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट होना शायद एक अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जिंदगी जीने की एक उम्मीद मिली है। जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था, तभी वो ललंटा पटा
पटाखा माल कपड़ों को आगे करते हुए कहती है, अरे डार्लिंग जल्दी करो, ये कपड़ों को तुरंत पहन लो। इस बात को बोलते हुए वो उन कपड़ों को उसके मुंह पे मारती है। कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर अपने हीरो ने उन कपड़ों को पहन लिया था। उसको देखते हुए वो लड़की बोलती है, वाओ, जैसा मैंने सोचा था वे तुम पर बहुत बढ़िया जच रहे हैं। इन्हें पहनने के बाद तुम खुद को एक मैशनरी के रूप में महसूस कर सकते हो। अपना हीरो उसकी बात सुन के अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो या तुम मेरी मौज उड़ा रही हो? वो लड़की तुरंत अपने हीरो के कपड़ों को ठीक करते हुए कहती है, तुम बेवकूफ हो, ये छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए करूंगी। उस लड़की को इतना क्लोज आकर अपनी केयर करते हुए देखकर अपना हीरो मन में कहता है, उफ़ो, ये लड़की तो सचमुच बहुत प्यारी है, साथ ही वो मेरे साथ बहुत अच्छी है। इससे पहले कोई भी लड़की मेरे साथ इतनी अच्छी नहीं रही। इस चीज को सोचते हुए वो वहाँ पर ब्लश कर रहा था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, हे वेयर, मुझे वोडका की बोतल ला के दो। और हमको पता चलता है जो वहाँ पर इतनी शानदार कपड़े पहनाए गए थे वहाँ अपने हीरो को वेटरिंग कराने के लिए पहनाए थे। दूसरा इंसान वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, वेयर, मेरे ग्लास को फिर से फ्रूट बियर से भरो। वेयर, जो सचमुच बहुत ललन टॉप पटाखा माल है, वहाँ पर फ्रूट बियर को आगे लाते हुए कहती है, अरे मुझे समय दो थोड़ा, मैं आ रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अपने हीरो की किस्मत देखो, जितने भी ग्लासेस वहाँ पे खाली हो रहे थे वो सारे के सारे ग्लासेस का टप वहाँ पे बेचारे अपने हीरो को पकड़ाया गया था। वियर अपने हीरो का हौसला बांधते हुए बोलती है, अरे आराम से, ज्यादा ग्लास ना रखो, अगर तुमने ग्लास तोड़ा तो दादाजी तुमको मार देंगे। अपना हीरो वहाँ पे उसको रिप्लाई देता है, अगर मैं इन्हें नहीं धो पाया तो भी वो मुझे मार डालेंगे। उन दोनों के तना पास देखकर जो ग्रैंडपा थे वहाँ पे खिसियाते हुए कहते हैं, तुम दोनों बेकार लोग वहाँ पर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? और तभी अचानक से वहाँ का गेट खुलता है। लेकिन दूसरे साइड जो अपना हीरो था वो सारे ग्लास धोने के बाद अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, मैंने आखिरकार सारे ग्लास धो दिए। उसको इतना आलसीपन करते हुए देखकर वियर वहाँ पे उसके कान के नीचे एक कस के जड़ते हुए कहती है, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर तुम इतने ढेर सारे कप नहीं उठा सकते तो उन्हें एक साथ नहीं लेना चाहिए, तुम्हें फ्यूचर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपना हीरो वहाँ पे थप्पड़ खाने के बाद गाल चलाते हुए कहता है, ओफो, बहुत दर्द हो रहा है। खैर छोड़ो, मैं उन सभी को एक साथ ले जाना चाहता था ताकि मैं खुद को और ज्यादा कंट्रोल करके उनको बचा सकूं। उसकी इस बात को सुनकर ललंटा पटाखा माल वहाँ पे ब्लश करके गुस्साते हुए बोलती है, अभी ज्यादा समय नहीं बीता है जब तुम उस मैजिक बीस्ट के कारण घायल हुए थे और तुम फिर भी लापरवाही कर रहे हो। उसको केयर करते हुए देख के अपना हीरो से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। वियर उसको तुरंत माफी मांगते हुए देख के हैरान होकर कहती है, तुम इतने सिंपल माइंडेड वाले इंसान कैसे हो? उस समय जंगल में तुम मुझे जानते भी नहीं थे, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या तुमको मरने से डर नहीं लगता? अपना हीरो वहाँ पे कठोर लौंडा बनते हुए बोलता है, उस समय मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था, मैंने सच में इसके बारे में नहीं सोचा था। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा मेरे जैसा इंसान जिसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी को झेल रहा था, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी किसी को परवाह नहीं होगी। अपने हीरो की बात सुनकर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वहाँ पे खिसियाते हुए बोलती है, तुमको इस तरह की बातें कहने की किसी ने परमिशन नहीं दी है। किसी से मतलब दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड से था, जिसकी बात सुनकर तो वहाँ पर अपना हीरो हैरान हो गया था। साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड आगे बोलती है, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, मैं अब से तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा हूँ, कितना अच्छा है ना? इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर ब्लश कर रही थी। उसकी इस बात को सुनकर तो अपना हीरो भी खुश होते हुए कहता है, हाँ, इस बात को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी अचानक से उसके जस्ट पीछे मिलिट्री सोल्जर के कपड़े पहने हुए कुछ लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे और तभी उसमें से एक लौंडा वियर के साथ अपने हीरो को देखकर खिसियाते हुए बोलता है, तुम बदसूरत आदमी कौन हो? मेरी मंगेतर से दूर हो जाओ। वियर, तुम उसके साथ क्या कर रही हो? अपने हीरो ने जब इस बात को सुना था उसको वहाँ पे एक झटका सा लग गया था। वो शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या कहा? तुम्हारी मंगेतर? वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, वियर, उसने अभी तुमको अपनी मंगेतर कहा, क्या ये सच है? वियर अपने हीरो को बताती है, नहीं, ये सच्चाई नहीं है। फिर वो अपने हीरो से कहती है, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए, मैं इसको अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। लेकिन जो दूसरा लौंडा था वहाँ पे खिसियाते हुए कहता है, हे, तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ पर पार्ट टाइम करने वाले नौकर हो जिसे ग्रैंडपा हाके ने काम पर रखा है? ये मत भूलना कि वो सेंट डिसाइपल है जिसके मास्टर लैंडी है, लैंडशी एकेडमी के प्रेसिडेंट, सबसे ज्यादा सम्मान रखने वाले। मेरे जाने मन, तुम्हें इन जैसे लोअर ग्रेड के लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे स्टेटस पर असर पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अपने हीरो की गर्लफ्रेंड वहाँ पे खिसियाते हुए चिल्ला के बोलती है, वो मेरी फैमिली का गेस्ट है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ले रू, मैं तुमसे फिर से ये कहने जा रही हूँ, मैं तुमसे कभी भी एंगेजमेंट नहीं करूंगी। जिस बात को सुनने के बाद तो उस लौंडे को वहाँ पे सदमा सा लग गया था, उसके आगे फटी की फटी रह गई थी। तभी उसके पास जो सोल्जर खड़ा था उसके कान में बोलता है, यंग मास्टर, हमारे लॉर्ड ने जो आपसे कहा था मत भूलिए, वेयर को गुस्सा नहीं दिलाना है। अपने सर्वेंट की बात सुनकर वो लौंडा तुरंत बहुत ज्यादा हम्बल होते हुए बोलता है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम अनजान लोगों के द्वारा धोखा मत खा जाओ। हालांकि तुमको इस तरह से गुस्से में आकर
वियर हमारे मैरिज प्रपोजल को डिसएग्री नहीं करना चाहिए। आखिरकार इस सिटी के मास्टर मेरे फादर हैं। जियर को भी वहाँ पर इस चीज का याद आता है कि हाँ, सिटी मास्टर इसके फादर हैं। वो वहाँ पर अपने हीरो से बोलती है, छोड़ो इन पे ध्यान मत दो, हम वापस चलते हैं। अपना हीरो उसको ऐसे बदलते हुए देखकर बोलता है, वियर क्या हुआ है? लेकिन तभी वो लौंडा फिर से कहता है, वियर इस चीज को भूलना नहीं, मुझसे शादी करके तुम मेरे फादर का सपोर्ट हासिल कर सकती हो और वहाँ स्टडी करते समय लैंचिन एकेडमी के रिसोर्स का भी फायदा उठा सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम सभी अमीर फैमिली के सामने एक मजबूर भिखारी की तरह नहीं दिखाना चाहोगी। मैंने सही कहा ना? वेयर उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से अपना हीरो वहाँ पे सामने आते हुए चिल्ला के कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज और कमीने इंसान हो। मैं इस चीज पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम सच में अपने फैमिली के बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। आखिरकार तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। अपने हीरो की बात सुनकर जो उसके सर्वेंट थे तुरंत तलवार निकाल के आगे बढ़ते हुए कहते हैं, यंग मास्टर उसके साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है, इसे हम संभाल लेंगे। यंग मास्टर भी वहाँ पर बहुत ज्यादा घमंडी होते हुए कहता है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग उसे जल्दी से मारो, मैं उसे मेरी बेइज्जती करने की कीमत चुकाने दूंगा। जल्दी करो, जाओ और उसे पकड़ लो। अपने मास्टर की बात सुनकर जो उसके सर्वेंट थे वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल के बड़ी स्पीड में अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दूसरी साइड में अपना हीरो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के वहाँ से हट जाता है और अगले ही पल वो अपनी स्पीड को यूज करके जिगजैग करते हुए जो सर्वेंट उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे थे बच के आगे की तरफ जाते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मुझसे डील करना चाहते हो? तेरे जैसा यंग मास्टर जो केवल लोगों को धमकाने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर करता है, तेरे पास गुंडों की टोली के अलावा और क्या है? अपने हीरो की इस तरह की स्पीड को देखकर जो यंग मास्टर था वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। अपना हीरो फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, तू बस एक ठरकी भरा कचड़े का डब्बा है। उसकी इस बात को सुनकर यंग मास्टर वहाँ पे खिसिया चुका था। वो तुरंत तलवार निकाल के अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, तू कमीने, मैं तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अपना हीरो अपनी जाने मन को लेके किनारे की तरफ आ चुका था, जिसको देखकर जो उसकी यूएर मतलब उसकी गर्लफ्रेंड खुश होते हुए बोलती है, चलो हम लोग बाजार चलते हैं, मैंने सुना है कि आज बहुत सी नई चीजें मार्केट में आई हैं। अपना हीरो भी स्माइल करते हुए कहता है, मैं समझ गया मिस वियर। कुल मिला के दोस्तों, यंग मास्टर की फुल टू बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक स्पॉइलर छोड़ता हूँ जिसके साथ अभी हंसी खेल कर रहा है ये और इसके ग्रैंडपा दोनों के दोनों आगे खत्म हो जाएंगे। तब दोस्तों जाकर स्टोरी बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि समय जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के बिना आपको स्टोरी समझ में ही नहीं आएगी। अपना हीरो अपनी जाने मन को लेकर मार्केट में आ गया था, जहाँ पर गाना गाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसको इतना खुश देखकर उसकी डार्लिंग पूछती है, लियू फैंग तुम इतना खुश क्यों हो? लियू फैंग वहाँ पे हंसते हुए बताता है, क्योंकि मैंने हुआक्सिया न्यूगोंग में इंटरनल पावर के नए इस्तेमाल में मास्टरी हासिल कर ली है। इस मूव को इस्तेमाल करने के लिए इनर पावर का इस्तेमाल करने के अलावा तुम इनर पावर को दूसरे आइटम से भी जोड़ सकते हो। अपने हीरो की गर्लफ्रेंड उसकी बात सुन के थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, ये क्या हुआक्सिया न्यूगोंग है और स्ट्रॉन्ग विंड क्या है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लियू फैंग उसको छेड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर साथ ही तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के पास आकर उसकी बाहों में हाथ डालते हुए उससे कहता है, तुमको बस एक बात जानने की जरूरत है, फ्यूचर में मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर दोस्तों अपना हीरो बिल्कुल बावरा सा हो चुका है। वैसे तुम्हारा इस तरह से पकड़ने के बारे में क्या ख्याल है? वियर को अचानक से फील होता है कि अपना हीरो तो बहुत सारा क्लोज आ गया है, जिस कारण से वहाँ पे वो ब्लेस करने लगती है। और अगले ही पल, जैसा कि लड़के का स्वभाव है, जब तक कि तुम प्रपोजल पूरी तरह क्लियरफाई नहीं कर देते, अगर तुम आसपास आए तो जूते खाने के अलावा कुछ नहीं होता है, भले ही वो तुमको बहुत प्यार करे। वहाँ पर वो तुरंत उसके गाल पे धक्का मारते हुए कहती है, हे तुम दूर हट जाओ। उसने इतनी तेज मारा था कि दोस्तों उसके गाल पे तो वहाँ पे सूजन सी आ गई थी। वो वहाँ पे दर्द के कारण करहार रहा था और कुछ ही देर में हमको दिखाया जाता है जो वियर थी बहुत जरा गुस्से में अपने हीरो को मारने के लिए पीछा कर रही थी। जिस चीज को देखकर वो आगे की तरफ भागते हुए कहता है, चलो हम रेस लगाते हैं, बियर बार में आखिरी पहुंचने वाला इंसान कपड़े धोने के लिए जिम्मेदार होगा। वो उसका पीछा करते हुए खिसिया के कहती है, तुम धोखेबाज हो, तुमने पहले भागना स्टार्ट किया है, मेरे लिए रुक जाओ तुम। कुछ देर के बाद वो लोग अपने बियर बार के पास पहुंच गए थे, जहाँ पे अपना हीरो गेट खोलते हुए बोलता है, ग्रैंडपा हम वापस आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपा की हालत दिखाई जाती है, जिनको बुरी तरह पेल दिया गया था। उनके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और साथ ही साथ जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारा गया था। एक इंसान ग्रैंडपा को गले से पकड़ के ऊपर की तरफ उठाए हुए था। यहीं से दोस्तों सस्पेंस स्टार्ट होता है। वियर अपने ग्रैंडपा को देखकर घबराते हुए बोलती है, ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडपा अपनी पोती को देख के शॉक्ड होते हुए कहते हैं, वियर तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ। हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, लीटिंग रोंगमा सिटी का लॉर्ड। वो वहाँ पे वियर को देखकर खुश होते हुए कहता है, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई है वियर। उतने में जिस लौंडे की अभी अपने हीरो
ने बेइज्जती करी थी, वो वहाँ पर खिसियाते हुए कहता है, पापा ये वही लौंडा है, उन दोनों ने मिलकर मेरी बेइज्जती की है। वो बोल रहा था कि मेरा परिवार कूड़ा है। सिटी लॉर्ड होने के रूप में आपको ऐसा करना नहीं देना चाहिए। दूसरे साइड में हमें अपने हीरो को दिखाते हैं, जो कि ग्रैंडपा की ऐसी हालत को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है, लैड नुओ तुमने बहुत खून बहा दिया है। और जब वो इस तरह से बोल रहा था तो उसके अंदर से पर्पल कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई थी। इसको देखने के बाद तो जो लौंडा बहुत ज्यादा बीसी कर रहा था वो वहाँ पे खिसियाते हुए कहता है, जो लोग मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करेंगे वे मारे जाएंगे। लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण जो अपना हीरो लियो फेंग था वो तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए उस आदमी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, ग्रैंडपा को छोड़ दो तुम। जो सिटी लॉर्ड था अपने हीरो को आते हुए देख के स्माइल करते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, ये काफी जोरदार है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन ये बहुत धीमी है। इस बात को बोलते हुए सिटी लॉर्ड अपनी एक फिंगर में एनर्जी को रिलीज करते हैं और अगले ही पल उस फिंगर को अपने हीरो के माथे के ऊपर लगा दिया था, जिस कारण से कि वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई थी। उस एनर्जी को अपनी बॉडी में फील करते हुए अपना हीरो घबरा के कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? ये आदमी मेरे स्ट्रॉन्ग टेलीपोर्टेशन को कैसे देख सकता है? उसके सिर्फ एक फिंगर अटैक के कारण अपना हीरो लियो फैन रगड़ता हुआ पीछे सीधे दीवार पे जाकर धड़ाम से रगड़ता है। ऐसा होने के कारण वहाँ पर बहुत से सामान टूट चुके थे। लियो फैंग के हाल देखकर जो वियर थी घबराते हुए कहती है, लियो फैंग क्या तुम ठीक हो? साथ ही वो गुस्साते हुए सिटी लॉर्ड से बोलती है, तुम लोग, मैं तुम्हारे इस क्राइम के बारे में अपने टीचर को बताऊंगी। जिस बात को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझे डर है कि तुमको अपने टीचर से मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं तो बस तुम्हारे द्वारा उन चारों सेंट से कांटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि इस चीज में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे वहाँ पर उसने अपनी एनर्जी रिलीज करी थी वो सारी ब्लू एनर्जी वेयर को वहाँ पर उठा लेती है, साथ ही साथ उसके गर्दन को दबाना स्टार्ट कर दिया था। वेयर वहाँ पे घबराते हुए मन में कहती है, मैं सांस नहीं ले सकती और मैं इस मंत्र को भी नहीं तोड़ सकती। अपनी डार्लिंग के ऐसे हाल को देख कर तो लियो फैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सिटी लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ के कहता है, तू कमीने हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसी हुई? ये सब करना बंद करो तुम। सिटी लॉर्ड जब बड़ी स्पीड में अपने हीरो को आते हुए देखता है, तुरंत उसने अपने हीरो के ऊपर ग्रैंडपा को फेंक दिया था और अगले ही पल वो अपने हाथों में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपीयर कर लेता है, जिसको वो सिर्फ अपनी एक उंगली से कंट्रोल कर रहा था। अपने हीरो की तरफ देख के स्माइल करते हुए उस फ्लाइंग स्वॉर्ड का एक अटैक वो उसके ऊपर करते हुए कहता है, बच्चे एक तरफ हो जाओ। वो स्वॉर्ड अटैक जैसे ही आगे बढ़ रहा था वो सीधे ग्रैंडपा को चेस्ट को फाड़ता हुआ बाहर की तरफ निकलता है, जिसके खून को निकलते हुए देखकर लियो फैंग घबराते हुए कहता है, ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? दूसरे साइड में ग्रैंडपा उस स्वॉर्ड को होल्ड करते हुए बोलते हैं, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं उसे पकड़ लूंगा। वेयर को यहाँ से दूर ले जाओ, तुम इस आदमी को ओपोनेंट नहीं हो, जल्दी करो, जाओ। सिटी लॉर्ड वहाँ पे अपनी फिंगर को अलग अलग इशारा करते हुए बोलता है, जब तुम मरने ही वाले हो तो इतना परेशान क्यों होना? जैसे सिटी लॉर्ड ने अपनी वहाँ पर मुट्ठी खींची थी, तुरंत अचानक से दोस्तों जो अपने हीरो के आगे ग्रैंडपा खड़े हुए थे उनकी बॉडी के वहाँ पर 200 टुकड़े टुकड़े होना स्टार्ट हो गए थे और सारा का सारा खून अपने हीरो के जस्ट सामने गिरता है। इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन तभी अगले पल सिटी लॉर्ड ने ग्रैंडपा की बॉडी के महीन महीन टुकड़े कर दिए थे, वो भी अपने हीरो लियो फेंग के आंखों के सामने। दूसरी तरफ खड़ी वेयर जब अपने ग्रैंडपा के ऐसे कंडीशन को देखती है तो वो सदमे में ही चली गई थी, लेकिन तभी सिटी लॉर्ड दोबारा से अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए वेयर को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, मतलब कि उसके गर्दन को दबाना स्टार्ट कर देते हैं। वेयर वहाँ पे बुरी तरह चिल्ला रही थी और साथ ही साथ एक प्रेशर वहाँ पे रिलीज होता है, जिस चीज को देखने के बाद सिटी लॉर्ड फिर से हंसते हुए बोलता है, ओफो ये तो संत बनने लायक है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। फिर वहाँ पे सिटी लॉर्ड दोबारा से अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए वेयर को वहीं पे टांग देता है, मतलब हवा में वो फ्लोट कर रही थी। वेयर वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। सिटी लॉर्ड अपने हीरो की गर्लफ्रेंड को कमरे के अंदर फ्लोट करवा रहा था, उड़ा रहा था, जिस चीज को देखते हुए उसका बेटा बोलता है, पापा ध्यान दीजिए पीछे, क्योंकि दोस्तों अपना हीरो पीछे से अटैक करने वाला था। जिस चीज को महसूस करते हुए सिटी लॉर्ड पीछे देख के स्माइल करता है और अगले ही पल अपने दूसरे हाथ से एक और अटैक जनरेट करते हुए सीधे लियो फैंग के ऊपर कर दिया था, जिस कारण से कि लियो फैंग धड़ाम से पीछे दीवार की तरफ जाके लड़ता है और साथ ही साथ सिटी लॉर्ड ने उसी स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसके दोनों हाथ दोनों पैर को जकड़ लिया था। लियो फैंग हिल भी नहीं पा रहा था। लियो फैंग को इतना बेबस देखकर सिटी लॉर्ड हंसते हुए बोलता है, हाँ ये ठीक है, मरने की इतनी जल्दी मत करो, तुमको तो अभी इसका एंड देखना होगा। वेयर के ऐसे हार करते हुए सिटी लॉर्ड अपने बेटे से बोलते हैं, लेट न्यू क्या तुम हमेशा उसे नहीं चाहते? जिस बात को सुनने के बाद तो उसके मन में दोस्तों ठरकपन जाग चुकी थी। वो वहाँ पर ब्लश करते हुए हंस रहा था। सिटी लॉर्ड अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए वेयर से बोलता है, चलो इधर आओ मेरे बच्चे, ये अब तुम्हारी है। ऐसी अश्लील हरकत
हरकत होते हुए देखकर तो अपने हीरो का खून खौल गया था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, ले नियो, अगर तुमने वियर को छूने की हिम्मत की मैं तुमको मार डालूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ले नियो अपनी हरकत से कहां बाज आने वाला था, क्योंकि उसका बाप उसके साथ में है। वो अपनी ठरकपन को और आगे बढ़ाते हुए वियर के गाल को सहला के कहता है, अरे यार मुझे धमकाने का क्या फायदा जबकि तुम मुझे रोकने लायक नहीं हो। वियर वहाँ पे उसको ऐसा करते हुए रोते हुए चिल्ला के बोलती है, नहीं ऐसा मत करो। लेकिन ले नियो वहाँ पर कहाँ मानने वाला था। वो वहाँ पर उसके कपड़ों को फाड़ते हुए हंस के बोलता है तुम नशे में होने का नाटक कर रहे हो। लेनियो वहाँ पे उसके कपड़ों को फाड़ते हुए बोलता है, नहीं क्या तुम सोचती हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक संत हो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ। वेयर वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं मुझे मत छुओ, हट जाओ। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा होते हुए देख कर तो लियो फेंग भी वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर अपनी पावर रिलीज करते हुए गुस्से में बड़ी स्पीड में जो सिटी लॉर्ड ने उसके ऊपर स्पेल कास्ट किया था उसको तोड़ के आगे बढ़ते हुए बोलता है, तू हरामखोर कमीने के पिल्ले, वेयर को यहाँ से जाने दो। सिटी लॉर्ड जब देखते हैं कि उसका स्पेल टूट गया है तो अपनी फिंगर से फिर से दूसरा स्पेल कास्ट करते हुए बोलता है ये तो बहुत मजेदार है लेकिन फिर भी तुम बहुत कमजोर हो। जैसे ही लियो फेंग सिटी लॉर्ड के करीब आता है तो सिटी लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ढेर सारे स्लैश लियो फेंग के ऊपर कर देता है। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है जो उसका बेटा था लियोनो, वो वियर के साथ में बदतमीजी कर रहा था, गलत हरकतें कर रहा था। जिस चीज को देखते हुए उसका बाप उससे बोलता है, एक संत के टैलेंट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ट्रू संत के मूव रखने से पहले ये एक चींटी के अलावा कुछ भी नहीं थी जिसे मारा जा सकता था। अगर वियर का टीचर मुझे ढूंढ ले तो मैं क्या बताऊं। चलो ठीक है मैं तुमको बता देता हूँ कि एक बच्चा जो नहीं जानता कि वो कहाँ से आया उसने वियर पर एक जानलेवा हमला कर दिया और मैंने बचाने के लिए तुम्हारे सर को उड़ा दिया। इस बात को सुनकर जो लियो फेंग था खिसियाते हुए कहता है, तू हरामखोर कमीना है एक नंबर का। उसकी बात को सुनते हुए सिटी लॉर्ड हंस के फिर बोलता है, हाँ तुम अभी सही बोल रहे हो, चलो ठीक है अब मर जाओ और नरक में जाओ। इस बात को बोलते हुए सिटी लॉर्ड वहाँ पे अपने स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होता है दोस्तों, एक बहुत पावरफुल प्रेशर वहाँ पे रिलीज हो गया था। जिस चीज को फील करते हुए सिटी लॉर्ड कहता है, क्या ये क्या हुआ? और जब उस साइड देखता है तो जोयर अपनी सेंट वाली पावर का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी पावर के आगे उसका लौंडा तो वहाँ पे टेढ़ा हो चुका था। उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। अगले ही पर जोयर वहाँ पे एक अलग ही तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वहाँ पर स्माइल करते हुए अपने हीरो से कहती है, लियो फेंग तुम मेरी चिंता मत करो। दूसरे साइड में लियो फेंग को सिटी लॉर्ड अपनी मैजिक पावर के थ्रू कैद करके रखा था। लेकिन वियर की ऐसी पावर को देखकर सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है, नहीं ये बहुत बुरा हुआ, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, मुझे उसे रोकना होगा। सिटी लॉर्ड अपने हीरो को छोड़ के सीधे वियर की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने भी वहाँ पर अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर टाइप कुछ लगा लिया था। वो एक सर्कल के अंदर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाली थी। लियो फेंग भी उसको ऐसा करते हुए देख के रोकता है, वियर ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन वियर अपने दादा को खोकर अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी, जिस कारण से वहाँ पे वो रोते हुए कहती है, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हें समझ पाई, तुम्हारे साथ में इतना टाइम बिता पाई। लियो फेंग चिल्ला के बोलता है, वियर प्लीज ऐसा मत करो तुम। अपनी गर्लफ्रेंड को सेक्रीफाइस करने से रोकने के लिए लियो फेंग अपनी पूरी जान लगाते हुए अपने स्ट्रॉन्ग विंड का इस्तेमाल करके सीधे उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो बस चाहता था कि वो वहाँ पर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट ना करे। लेकिन जब लियो फेंग उसके पास पहुंचता है तो दोस्तों वो वहाँ पे बिल्कुल भाप बन के उड़ चुकी थी। लियो फेंग के हाथ में सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की बेल्ट लगी थी, और बेल्ट है कि क्या है ये आप समझ लेना यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगले ही पल दोस्तों वहाँ पर एक बहुत भयानक विस्फोट होता है। वो पूरी की पूरी जगह वहाँ पर धमाके के साथ आग में पूरी तरह झुलस रही थी, क्योंकि सिटी लॉर्ड भी एक पावरफुल मैजिशियन है। उसने अपने बेटे और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड को लगाते हुए उसके सारे के सारे जितना भी डैमेज था उसको रोक लिया था। लेकिन आसपास की जगह तो तबाह हो चुकी थी। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होके एक जंगल पे आ जाता है। हमको पता चलता है वेयर ने आखिरी पल में अपने हीरो को बचाने के लिए उसको एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया था, जहाँ पर आने के साथ में ही लियो फेंग धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके हाथ में वियर की वही बेल्ट थी, जिसको देखने के बाद तो वो सदमे में चला गया था। वो वहाँ पे रोते हुए बोलता है, वियर ग्रैंडपा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके आंसू वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो खिसियाते हुए चिल्ला के कहता है, मुझे उन कमीनों को मारना होगा। वियर मैं तुम्हारा आपके पिछले लाइक्स एंड व्यू देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को ये मानवा पसंद आई। इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखें। 1 लाख
सब्सक्राइब जरूर कर दें। समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग हमको दिखाई जाती है एक जंगल से, जहाँ पर लास्ट टाइम अपना हीरो टेलीपोर्ट होकर आ चुका था। वो इस जगह को देखते हुए हैरान होकर कहता है, अरे मैं कहाँ पर आ गया हूँ। अपना हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के सेक्रीफाइस को याद करते हुए कहता है, मुझे वापस जाना होगा, मैं वे और ग्रैंडपा का बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन तभी उतने में वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसका इफेक्ट अपने हीरो के पास में पहुंच जाता है और उस प्रेशर के कारण अपने हीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उस धमाके को देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये क्या हुआ। धमाका छटने के बाद में हमें अपने हीरो के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, हार मान जाओ और अपने आप को हमें सौंप दो और उस ड्रैगन के अंडे को भी हमें दे दो। एक पावरफुल वॉरियर उस ड्रैगन के ऊपर एक डिवाइन स्वॉर्ड स्लेट अटैक करते हुए कहता है, डिवाइन स्वॉर्ड, ब्लैक ड्रैगन अब तुम यहीं पे मरोगे। लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन भी कोई ऐरा गैरा जानवर नहीं है। वो वहाँ पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, तो जो वॉरियर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, उस प्रेशर के इफेक्ट के कारण वो धड़ाम से पीछे की तरफ हो जाता है। साथ ही हमें उस ड्रैगन के फेस को दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा रहा था। अपना हीरो लियो फेंग जब उस ड्रैगन को देखता है तो वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, अरे ये तो एक ड्रैगन है। वो ड्रैगन अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए गुस्से मन में बोलता है, ये सारे के सारे कुत्ते घात लगाकर हमला कर रहे हैं, केवल एक इंसान है जो खड़ा हुआ है, मैं इन सभी को मार डालूंगा। और इस बात को सोचने के साथ में ही वो वहाँ पर दोस्तों जमीन के ऊपर अपने पंजे के थ्रू एक अटैक करता है और ऐसा होते ही वहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। उस अटैक का इफेक्ट जब अपने हीरो पे पड़ता है तो वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उतने में ब्लैक ड्रैगन अपने हीरो के पास अपना मुंह खोलते हुए तुरंत उसको खाने के लिए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जो सीन देखने में दोस्तों सच में बहुत डरावना था। लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचता है तो अचानक से उसको कोई महक आती है और साथ ही साथ वो वहाँ पर अपने मुंह को बंद करते हुए मन में बोलता है, इसकी महक ये तो अर्थ से आया हुआ है, जिस कारण से वो अपने हीरो को नहीं खाता। लेकिन तभी उतने में एक तीर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में वो तीर आगे बढ़ते हुए ब्लैक ड्रैगन के हाथों के अंदर घुसना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि एक नहीं दोस्तों लगातार वहाँ पर आ रही थी, जिस कारण से ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और अगले ही पल एक तीर अपने हीरो की तरफ भी आगे बढ़ता है, जिसको देखने के बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लेकिन तभी उतने में ब्लैक ड्रैगन अपने हाथों को घायल करते हुए अपने हीरो लियो फेंग को बचा लेता है और उसका ब्लड जो निकला था लियो फेंग की बॉडी के ऊपर जाकर गिरता है। तभी हमको पता चलता है एक ओल्ड मैन जो कि एक स्पेशल ड्रैगन बो लिए हुए था और उस स्पेशल बो से ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा था। लियो फेंग जब देखता है कि ब्लैक ड्रैगन ने उसको बचाया है तो वो हैरान होते हुए बोलता है, आखिर तुमने बचाया क्यों मुझे। लेकिन दूसरे साइड ब्लैक ड्रैगन खिसियाते हुए मन में बोलता है, ये 7th लेवल के कीड़ों का झुंड, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। वो ओल्ड मैन जिसके पास ड्रैगन बो था वो फिर से अपने बो के अंदर एक और अटैक रेडी करते हुए कहता है, चलो ठीक है ब्लैक ड्रैगन, लेकिन वो इंसान कौन है और वो ब्लैक ड्रैगन के साथ क्यों है। चाहे कुछ भी हो उसे मार डालो, किसी को भी भागने मत देना, ब्लैक ड्रैगन को मार दो और उसका एग हमारा होगा। उसके ऑर्डर को मिलते ही तुरंत जितने भी वहाँ पर वॉरियर खड़े हुए थे वो सारे आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, हम इसको मार डालेंगे और बड़ी स्पीड में ब्लैक ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक मैजिशियन ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, मेटियोर फायर, और उसके ऐसा कहने के साथ में ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैजिकल अटैक होता है, जिस कारण से ब्लैक ड्रैगन की हालत वहाँ पे खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी ब्लैक ड्रैगन अपने हीरो को वहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा होते हुए देख के अपना हीरो लियो फेंग हैरान होते हुए मन में बोलता है, क्यों वो मेरे को बचा क्यों रहा है। ब्लैक ड्रैगन अपने हीरो से बोलता है, बच्चे मेरी बात सुनो, मैं उन्हें रोक लूंगा, तुम पहले यहाँ से निकलो। लेकिन दूसरी साइड ब्लैक ड्रैगन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके हाथों से खून निकल रहा था और उसकी बॉडी भी वहाँ पर डैमेज हो चुकी थी, जिस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो लियो फेंग हैरान होते हुए बोलता है, लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उतने में उसको पुरानी यादें आती हैं जहाँ पर ग्रैंडपा ने उसको बचाते हुए कहा था, जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ। उनके सेक्रीफाइस को याद करते हुए अपना हीरो मन में बोलता है, ऐसा क्यों होता है, हमेशा दूसरे लोग मुझे बचाते हुए मर जाते हैं। और तभी उतने में दो लोग जंप लगाते हुए ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करके कहते हैं, ब्लैक ड्रैगन अब तुम मरो। ब्लैक ड्रैगन भी उनको आते हुए देखकर वहाँ पे बहुत जोर की रोर करता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है अपना हीरो लियो फेंग अचानक से वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर जनरेट होती है और उसके इफेक्ट के कारण जो ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे थे वो धड़ाम से पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाते हैं जो कि अभी भी सब कॉन्शियस हो चुका था, मतलब कि दोस्तों उसके ऊपर खुद का आपा नहीं था, वो वहाँ पर जोर जोर चिल्ला रहा था। और तभी उतने में नोटिफिकेशन आता है और हमें बताया जाता है, तुम ड्रैगन ब्लड की बॉडी में एंटर कर रहे हो, किंग कॉन्ग रिज फोर्स ऑरा। और ऐसा होने के साथ में ही उसके अंदर से बहुत ढेर सारी
सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का ऑरा बाहर की तरफ रिलीज होता है। ब्लैक ड्रैगन भी उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को देखकर घबराते हुए बोलता है, आखिर ये क्या चीज है, यहाँ पर क्या हो रहा है। और अगले ही पल अपना हीरो अपने रेज मोड से बाहर आके जो लोग ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो तुरंत उनके ऊपर आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कमीने हरामखोर, अब तुम नरक में जाओ। उसके ऐसा कहने के साथ में ही वो अपने मुक्के में एनर्जी को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों क्या होगा, क्या अपना हीरो उन लोग को मारेगा या फिर खुद मार खा जाएगा, ये देखने में मजा आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों मैं सोया नहीं और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिस कारण से मेरा गला भारी हो गया है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो सोच क्या रहे हो दोस्तों, जल्दी जाओ लाइक और सब्सक्राइब तुरंत करो और कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर अपना हीरो बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी पावर को यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी साइड में एक इंसान को दिखाते हैं, एक मुच्छड़ इंसान जो कि अपने हीरो को आते हुए देख के स्माइल करके कहता है, वो कचड़ा सचमुच बहुत ज्यादा गुस्सा गया है। जैसे अपना हीरो उस इंसान के ऊपर अटैक करने वाला था, एक लड़की अपनी कुल्हाड़ी को लेके उसके सामने आ जाती है और उस कुल्हाड़ी से अटैक करते हुए बोलती है, बच्चे मेरे रास्ते से हट जाओ तुम। लियू फेंग उसके अटैक को होते हुए देखकर वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी कुल्हाड़ी के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। और ऐसा होने के साथ में ही वहाँ पर एक बहुत भयानक ब्लास्ट होता है और उसका इम्पैक्ट हर तरफ रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। उस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण अपना हीरो लियू फेंग भी उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर रहा था, जिसको देखते हुए ब्लैक ड्रैगन तुरंत अपनी पूंछ को वहाँ पर पकड़ते हुए बोलता है, इतना गुस्सैल मत बनो, वे सभी मास्टर ऑफ सेवेंथ हैं और उनके हाथों में होली आइटम्स भी हैं। अपने हीरो का घूंसा इतना पावरफुल था, जिस लड़के की कुल्हाड़ी के ऊपर उसने अटैक किया था वो भी रगड़ता हुआ पीछे की तरफ जाते हुए कहता है, आखिर वो लौंडा कौन है और वो मेरे अटैक को रोक कैसे सकता है। अपना हीरो लियू फेंग इसमें बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो तुरंत ब्लैक ड्रैगन की पूंछ को वहाँ पर छुड़ा देता है। उसको ऐसा करते हुए ब्लैक ड्रैगन उससे बोलता है, नहीं रुक जाओ तुम। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस कुल्हाड़ी वाले इंसान के आगे की तरफ आता है और हमको पता चलता है वो इतना ज्यादा फास्ट था कि वहाँ पर उसकी शैडो बन रही थी। वो तुरंत उस कुल्हाड़ी वाले इंसान के जस्ट पीछे आ गया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो फिर से अपने मुक्के में पावर को जनरेट करते हुए बोलता है, हाँ ये सही मौका है। और वहाँ पर दोस्तों हमको पता चलता है लियू फेंग ने इस बार अपनी किक के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट किया था और बड़ी स्पीड में उस इंसान के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी उतने में हमें दिखाया जाता है जो उसके साथ मुच्छड़ इंसान था तुरंत लियू फेंग की किक के ऊपर अपने हथौड़े को दे मारता है और वहाँ पे जो उसका अटैक था नलिफाई हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, लियू फेंग का अटैक इतना पावरफुल था फिर से दोस्तों लियू फेंग और जो मुच्छड़ अपने हथौड़े को जो उसके अटैक के सामने लाया था वो दोनों के दोनों लुढ़कते हुए पीछे की तरफ चले गए थे। लियू फेंग बड़े मुश्किल से अपने आप को वहाँ पे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे साइड से वो मुच्छड़ अपने हथौड़े की एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम आज यही नरक में जाओगे, चलो देखते हैं तुम इसको कैसे रोक सकते हो। और दोस्तों उसके ऐसा कहने के साथ में उसके हथौड़े के अंदर से बहुत अलग अलग तरह की अर्थ एलिमेंट बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो गए थे। ब्लैक ड्रैगन उस अटैक को आते हुए देख के चिल्ला के बोलता है, हे लड़के संभल के। वो समझ चुका था ये चूतिया लौंडा कुछ नहीं कर पाएगा, जिस कारण से वो वहाँ पर उस अटैक को रोकने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी स्पीड में घूमते हुए बोलता है, उनके पास होली ब्लेसिंग है और उनकी पावर होली लेवल के बराबर है। और ऐसा करने के साथ में ही वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ने बड़ी मुश्किलों के साथ अपने हीरो को प्रोटेक्ट कर लिया था, मतलब बचा लिया था। ऐसा होते हुए देखकर लियू फेंग हैरान होते हुए मन में बोलता है, क्या कहा होली लेवल, वो लोग सचमुच बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और तो और उस बुरे इंसान से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ऐसा कहा जाए सिटी लॉर्ड की ताकत के सामने ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ये तो मेरे लिए बहुत खराब है। और तो और मेरी इंटरनल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है, मेरा किंग कॉन्ग रेज इफेक्ट भी खत्म हो गया है। उसके ऐसा कहने के साथ में ही वहाँ पर लियू फेंग के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है और अगले ही पल उसकी ताकत खत्म होने के कारण वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर चुका था। ब्लैक ड्रैगन वहाँ पर उसको गिरते हुए देखकर हैरान होते हुए बोलता है, हे बच्चे क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी उतने में दूसरे साइड से एक दूसरा वॉरियर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। ध्यान भटकने के कारण ब्लैक ड्रैगन अचानक से सामने देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था और अगले ही पल एक ओल्ड वॉरियर वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की छाती के ऊपर बहुत पावरफुल कट लगाते हुए वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। साथ ही जो कुल्हाड़ी वाला बंदा था अपने साथियों को आवाज देके बोलता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, ब्लैक ड्रैगन की मूवमेंट इस समय स्लो हो गई है, जल्दी इधर आओ। दूसरे साइड से और वॉरियर बड़ी स्पीड में उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ आ रहे थे। इसको देखते हुए ब्लैक ड्रैगन खिसियाते हुए कहता है, नहीं मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो अपने पंखों को रेडी करता है वहाँ से निकलने के लिए और साथ ही साथ अपने हीरो लियू फेंग को भी अपने हाथों में पकड़ लिया था। ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए आसमान में एक टेलीपोर्टेशन एराई को ओपन कर लेता है और अगले ही पल अपने पंखों
तोपों का बड़ी जोर जोर से हिलाते हुए आसमान की तरफ निकलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये लोग कहाँ हार मानने वाले थे। जो भी लोग तीर कमान लिए हुए थे वो वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अटैक करते हुए बोलते हैं, नहीं, हम तुमको नहीं जाने देंगे। और जिस ओल्ड मैन ने अभी ब्लैक ड्रैगन की छाती के ऊपर कट लगाया था वो भी अपने स्वॉर्ड को ब्लैक ड्रैगन के ऊपर थ्रो करते हुए बोलता है, वो स्पेस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है हमसे बचने के लिए। वो स्वॉर्ड बड़ी स्पीड में ब्लैक ड्रैगन के पास आगे बढ़ते हुए उसकी छाती के अंदर घुस जाती है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, ब्लैक ड्रैगन की वहाँ पर दोस्तों चीख निकल गई थी। वहाँ पर वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर भी ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे हार नहीं मानता। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो स्पेस ट्रांसफर स्टार्ट कर देता है और जितनी जल्दी हो सकता था वो उड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और अगले ही पल वो वहाँ पर अपने स्पेल के अंदर मतलब स्पेस टेलीपोर्टेशन के अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है। हमें फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया था और जो स्पेस टेलीपोर्टेशन था वो भी वहाँ पर गायब हो जाता है। जो वॉरियर उसको वहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे थे खिसियाते हुए बोलते हैं, धत तेरे की, वो कमीना ब्लैक ड्रैगन यहाँ से भाग गया। वो ओल्ड मैन अपने साथियों को समझाता है, घबराओ मत, मेरा होली आइटम उस ब्लैक ड्रैगन को मेरे सामने ले आएगा। जो लेडी कुल्हाड़ी लिए हुए थी वो वहाँ पे एटीट्यूड में बोलती है, चिंता मत करो, वो हमसे भाग नहीं सकता, मेरा ट्रैकिंग मैजिक पहले से ही उसके ऊपर बन गया है। अब दोस्तों उस ब्लैक ड्रैगन का क्या होगा? क्या इन लोग पेल देंगे उसको या फिर वो अपने हीरो को बचा के निकल जाएगा? हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको एक गुफा का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ऊपर से पानी गिर रहा था और उतने में लियो फेंग की आंख खुलती है और वो करारते हुए कहता है, हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। जब वो जागता है तो अपने सामने की सीन देख के कहता है, मैं आखिर कहाँ पर आ गया हूँ? उतने में उसके पीछे से आवाज आती है, अरे तुम बहुत जल्दी जाग गए हो। लियो फेंग उस आवाज को सुन के हैरान होते हुए बोलता है, कौन है वहाँ पे? दोस्तों हमको पता चलता है वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसकी छाती के अंदर एक तलवार घुसी थी और इस तलवार से दोस्तों आप समझ ही गए होंगे आखिर ये कौन है। अपना हीरो उसकी बात सुन के हैरान होते हुए मन में बोलता है, क्या कहा? मुझे बचाने वाला? रुको, ये स्वॉर्ड इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? येट अपने प्रेजेंस को अपेयर करते हुए अपने सर के ऊपर सींग उगा लेता है और साथ ही हंसते हुए कहता है, क्यों? अगर मैं इंसानी रूप में हूँ तो क्या तुम मुझे पहचानते भी नहीं? अपने हीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो हैरान होते हुए कहता है, अरे यार, ये तो वही ब्लैक ड्रैगन है। लियो फेंग तुरंत येट के पास आते हुए बोलता है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये तलवार इस तरह फंसी हुई है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको बाहर की तरफ निकालूं? इस बात को बोलते हुए लियो फेंग तुरंत उस तलवार को खींचना स्टार्ट कर दिया था, जिस कारण से कि ब्लैक ड्रैगन येट को वहाँ पर दर्द होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, रुक जाओ तुम, इस तलवार को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसको निकालने से बहुत ज्यादा खून निकलेगा। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? ब्लैक ड्रैगन येट की बात सुनकर अपना हीरो तुरंत उस स्वॉर्ड को वहीं पे छोड़ते हुए घबरा के बोलता है, क्या ये क्या बोल रहे हो? मुझे माफ कर देना तुम, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं लियो फेंग ने धीरे धीरे करके उस तलवार को वहाँ पे बाहर की तरफ निकाल लिया था। ब्लैक ड्रैगन येट चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें तंग करना बहुत मजेदार है। तलवार के निकलते ही येट के मुंह से वहाँ पर खून निकलता है। लियो फेंग घबराते हुए बोलता है, मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? येट वहाँ पे खून को पोंछते हुए उसे बताता है, मुझे इस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटी सी चोट 1 महीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तुम्हें नहीं मालूम मैं एक कठोर लौंडा हूँ और उन लोगों का ग्रुप इस जगह को कभी नहीं ढूंढ सकता। लियो फेंग वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, वो लोग कौन थे और वो लोग तुम पे हमला क्यों कर रहे हैं? ब्लैक ड्रैगन येट अपने हीरो को बताता है, वे 4 एम्पायर्स के मैसनरी रेजिमेंट्स में से हैं। वो लोग मेरे ड्रैगन एग को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाँ, मेरा ड्रैगन एग, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। वो तुरंत उस एग को ढूंढने के लिए उसके पास वहाँ पे जो माल रखा हुआ था उसको इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से अपना हीरो पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है, तुमने अपने ड्रैगन एग को इस तरह कूड़े में क्यों डाल के रखा है? येट अपने हीरो को बताता है, ये जगह सबसे सुरक्षित है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो वहाँ पर ड्रैगन एग को बाहर निकालते हुए कहता है, हाँ मैंने ढूंढ लिया। अपना हीरो उस अंडे को देखकर हैरान होते हुए बोलता है, क्या यही ड्रैगन एग है? क्या ये एग बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता है? ये हंसते हुए अपने हीरो को बताता है, अरे इसे देखो, ये मेरी बेबी है। लियो फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये लड़की है जबकि ये अभी तक अंडे से बाहर भी नहीं निकली? ये हंसते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, ये एक लड़की होगी और इस अंडे को मैंने खुद पैदा किया है लगभग 6 महीने पहले। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि मैं एक ब्लैक ड्रैगन बन चुका हूँ और उसी समय ये अंडा मेरे मुंह से बाहर निकला। मैं अपने अंडे को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश था। जो अंडा मैंने अपने मुंह से निकाला वो मेरा बच्चा ही होगा। क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ से अंडा निकलता है? उसकी बात सुनकर अपना हीरो बहुत जरा हैरान होते हुए बोलता है, तुमने जो कहा वो सही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अजीब बात है। ब्लैक ड्रैगन येट अपने हीरो को अंडा देते हुए बोलता है, मैं अपना अंडा तुम्हें दे रहा हूँ। लियो फेंग हैरान होते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? येट अपने हीरो की तरफ जबरदस्ती अंडा बढ़ाते हुए बोलता है, इस अजीब दुनिया में भागने की हिम्मत सिर्फ तुम ही करते हो। कितने बहादुर हो तुम।
इस दुनिया के लोग इतने बहादुर नहीं हैं। लियो फेंग वहाँ पे फिर से शॉक्ड होते हुए कहता है, नहीं नहीं रुक जाओ, क्या तुमने अभी धरती कहा? आखिरकार तुम धरती को कैसे जानते हो? क्या यहाँ पर भी धरतीवासी मौजूद हैं? ब्लैक ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, क्योंकि मैं भी वहीं से आया था। अपना हीरो इस बात को सुनने के बाद तो बहुत जरा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के बोलता है, क्या कहा? तुम भी वहीं से आए थे? येट वहाँ पे उसको आगे बताता है, हाँ, क्या मैंने तुमसे अभी ये नहीं कहा था कि मैं 6 महीने पहले एक ब्लैक ड्रैगन बन गया था? मैं उस समय टाइम ट्रेवल करके इस जगह पर पहुंचा। उतने में अचानक से येट की छाती में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। वो छाती पकड़ के करारते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने जो मेरा सपोर्ट किया काम नहीं आ रहा है, इससे बहुत जरा दर्द हो रहा है। लियो फेंग उसकी हालत खराब होते हुए देख के घबराते हुए बोलता है, अरे तुम्हारी चोट को क्या हुआ है? क्या तुम उसे संभाल नहीं सकते? येट उसको बताता है, मुझे नहीं मरना चाहिए, आखिर मैं एक ड्रैगन हूँ, लेकिन ये दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने सुना है कि नोवेल में ड्रैगन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग होते हैं। मेरे दोस्त देखो, मैं अभी भी मजाक कर सकता हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन लियो फेंग समझ चुका था कि वो मजाक नहीं कर रहा, वो सिर्फ बात को टाल रहा है। फिर आगे येट उसको बताता है, क्या तुम मुझसे बहुत सी बातें पूछना नहीं चाहते हो, जैसे कि मुझ पर अभी भी ड्रैगन की तरह हमला क्यों किया जा रहा है? लियो फेंग वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, हाँ मुझे पूछना है। जहाँ तक मुझे पता है इस दुनिया में 100 से भी कम ड्रैगन है। ये सब जानने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। 4 एम्पायर के लोग तुम्हारे एग को चुराने की हिम्मत क्यों करते हैं? क्या वे सभी ड्रैगन के बदले से नहीं डरते हैं? राइटर हमें ड्रैगन रेस के बारे में बताता है। ड्रैगन रेस ने खुद को प्रोटेक्ट किया, लेकिन कई साल पहले ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ब्लैक ड्रैगन ने ड्रैगन गॉड के अंडे को चुरा लिया था, जिसके रिजल्ट में ब्लैक ड्रैगन को ड्रैगन क्लैन से निकाल दिया गया और अब वे ड्रैगन द्वारा प्रोटेक्ट नहीं है। इसलिए जिन लोगों का उद्देश्य ड्रैगन की ताकत का इस्तेमाल करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की और ब्लैक ड्रैगन को समझा कि वो कब क्या करता है। जब तक एम्पायर के पास ड्रैगन है, तब तक उसके पास कॉन्टिनेंट पे कब्जा करने के लिए काफी ताकत है। ये मैं ही था जिसने परेशानी झेली, जो हमेशा पूरे दिन मेरे एग को ढूंढते रहते हैं। अगर मुझे पृथ्वी पर वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाए तो मैं तुरंत वापस चला जाता। ये एक टूटी फूटी जगह है, यहाँ हम मोबाइल गेम भी नहीं खेल सकते, इससे यहाँ मुझे रहने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जियांग ब्लैक ड्रैगन येट की बात सुन के कुछ सोचते हुए उससे कहता है, आखिरकार मामला ये निकला। एक और सवाल, क्या यहाँ मैजिक और सोल के अलावा कोई और पावर है? मेरी पावर के साथ में क्या गलत है? अपने हीरो को इतना परेशान देख के येट उसको बताता है, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारी ताकत अजीब है। मैं तुम में मैजिक और सोल का उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी ताकत कमजोर नहीं है। तुम ऐसा कैसे करते हो? अपना हीरो हैरान होते हुए बताता है, मैं खुद नहीं जानता। ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले एक तरह की इंटरनल एक्सरसाइज है। ब्लैक ड्रैगन येट भी वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि तुम बहुत अलग हो और तुम्हारी खुद की ताकत इस दुनिया की तरह नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है तुम इस दुनिया में काफी समय से रह रहे हो। तुम अकेले इतने डीप फॉरेस्ट में कैसे आ गए? एक्सीडेंटली मुझे तो चोट लग गई होती। लियो फेंग वहाँ पे अफसोस करते हुए बताता है, वो मैं साथ ही उसको वहाँ पे वो सारे पल याद आ गए थे जहाँ पे वेयर और ग्रैंडपा ने उसके लिए जो कुछ भी किया था। वेयर ने क्या सेक्रीफाइस किया, ग्रैंडपा ने कैसे अपनी जान दी, वो सब उसको याद आ रहा था। और साथ ही साथ उसको वो भी पल याद आते हैं कि मैं कितना कमजोर था, जिसको महसूस करते हुए वो खिसियाते हुए कहता है, मैं उन हथियारों को मारना चाहता हूँ, वेयर और ग्रैंडपा की सोल की याद में जो स्वर्ग में है। लियो फेंग की बात सुनकर ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे शॉक्ड हो गया था, जिस कारण वहाँ पे वो उसको तसल्ली देते हुए बताता है, तुमने जो कुछ मुझे बताया शायद तुम्हारी वेयर बचाई जा सकती है। इस दुनिया की जिंदगी में गॉडीज हैं और लेजेंड के हिसाब से जिंदगी देने वाली गॉडीज फिर से जिंदगी को बना सकती है। ये सब कुछ ही मिनटों का मामला है। बेशक ये तभी संभव है जब तुम उसे पा सको। येट की बात सुनकर लियो फेंग एकदम से हैरान हो चुका था। वो शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या कहा? जिंदगी देने वाली गॉडीज मेरी वेयर को फिर से जिंदा कर सकती है? वो कहाँ है? मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? लेकिन तभी अचानक से जिस गुफा के अंदर वो लोग मौजूद थे, वहाँ पर दोस्तों वो गुफा हिलना स्टार्ट हो जाती है। पत्थर इधर उधर होना स्टार्ट हो गए थे, जमीन में क्रैक आ जाता है। येट वहाँ पे फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है, ये उतार चढ़ाव उन लोगों की वजह से है। उन्होंने ये जगह कैसे ढूंढ ली? वहाँ पर येट के दिमाग की बत्ती जलती है। वो वहाँ पर गुस्से में दीवार के ऊपर घुसा मारते हुए बोलता है, धत तेरे की, ये तो ट्रैकिंग मैजिक है। लियो फेंग, मैं फिर से टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करूंगा और तुम पहले मेरी बेबी को यहाँ से लेके जाओ। लियो फेंग घबराते हुए बोलता है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? येट वहाँ पे उसको बताता है, मैं उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। वो वहाँ पे बनावटी हंसी के साथ उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं इस रून्स के अंदर रहना चाहूंगा कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले तुम यहाँ से जाओ और मैं उनसे निपटने के बाद तुमको ढूंढ लूंगा। साथ ही वहाँ पर येट उसकी तरफ कुछ फेंकते हुए कहता है, लो जल्दी से पकड़ो। और हमको पता चलता है ये कुछ और नहीं, जो येट की छाती के अंदर तलवार घुसी हुई थी, ये वही तलवार है। लियो फेंग तुरंत उस तलवार को पकड़ लेता है तो येट उसको बताता है, इसको संभाले रहो, इसे अपने साथ में ले जाओ, ये एक होली वेपन है।
लेकिन याद रखना इसका ज्यादा इस्तेमाल मत करना, वरना ये तुमको नुकसान पहुंचाएगी। साथ ही तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखना। येट के सेक्रीफाइस को महसूस करते हुए अपना हीरो वहाँ पे खिसियाते हुए मन में बोलता है, मैं बहुत कमजोर हूँ और हमेशा लोग मुझे बचाते हैं। वेयर को फिर से जिंदा करने के लिए और ड्रैगन एग को बचाने के लिए मैं किसी भी कीमत पर मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं ही दूसरों को बचाया करूंगा। जब अपना हीरो इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, तभी उतने में ये अपनी फिर से टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए लियो फेंग के ऊपर प्रेशर करता है, जिस कारण से वो उसके मैजिक पोर्टल की तरफ निकल गया था। साथ ही वो उसको ढकेलते हुए बोलता है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। और अगले ही पल दोस्तों बगल की दीवार अचानक से धड़ाम से टूट जाती है। येट वहाँ पे चिल्ला के कहता है, दत्त तेरे की, यहाँ का उतार चढ़ाव मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से टकरा रहा है। येट वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, टेलीपोर्टेशन के पास मत जाना, तुम उसके अंदर मत घुसना। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। लियो फेंग उसके प्रेशर के इफेक्ट के कारण रगड़ता हुआ सीधे उस टेलीपोर्टेशन जाके टकरा गया था। लियो फेंग वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, अब तुम ये क्या बोल रहे हो? लेकिन उसके प्रेशर के इफेक्ट के कारण लियो फेंग के मुंह से वहाँ पर खून बहता है और सीधे जो उसका एग था उसके ऊपर जाकर गिर गया था। वहाँ पर येट चिल्ला के बोलता है, नहीं वहाँ मत जाना तुम। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो टेलीपोर्टेशन एरे जो भी रेडी था, लियो फेंग और एग दोनों के दोनों गोल गोल घूमते हुए वहाँ पर उस टेलीपोर्टेशन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाए। आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बना के रखें। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जरा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, येट ने अपना ड्रैगन एग अपने हीरो को दे दिया था और पावर अनस्टेबल होने के कारण एक गलत पोर्टल के अंदर अपना हीरो घुस जाता है। एपिसोड की शुरुआत हमारी वहीं से होती है। वो टेलीपोर्टेशन एक अलग ही जगह पर ओपन होता है, जहाँ पर अपना हीरो धड़ाम से नीचे की तरफ गिरता है। उसके मुंह से जमीन में लड़ने के कारण खून निकल आया था और साथ ही साथ वहाँ पर दोस्तों वो तलवार भी गिर गई थी। वहाँ पर अपना हीरो लियो फेंग धीरे से खड़े होते हुए बोलता है, मैंने थोड़ी देर पहले येट को कुछ कहते सुना। वैसे वो अंडा, जब वो उस एग की तरफ देखता है तो उसमें वहाँ पर क्रैक पड़ गए थे, जिस कारण से वो घबराते हुए बोलता है, हे भगवान, ये अंडा तो टूट गया। येट को पता चल गया तो मेरे को जान से मार देगा। लेकिन उतनी ही देर में उस अंडे के अंदर से कुछ लाइट बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों वहाँ पर एक बहुत भयानक धड़ाम का एक विस्फोट होता है। अपना हीरो तो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। अंडे के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को देखकर लियो फेंग शॉट होकर चिल्ला के कहता है, ये अंडा तो टूट गया। उस अंडे के टूटने के बाद उसके अंदर से एक ड्रैगन जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में चमकता हुआ वहाँ पर अपीयर होता है। और दोस्तों देखने में ये ड्रैगन बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो अपने हीरो से बोलता है, हे ब्रो व्हाट्स अप। जियांग उस गोल्डन ड्रैगन के साथ प्यार करते हुए बोलता है, वाह ये तो चाइनीज ड्रैगन है, बहुत प्यारा है ये, क्या ये एक लड़की है? लेकिन उतने में वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक आधे ह्यूमन फॉर्म में, जो कि अपीयर होने के साथ में ही अपने हीरो के मुंह के ऊपर लात मारते हुए जोर से चिल्ला के बोलता है, मैं एक लौंडा हूँ, कठोर लौंडा। लियो फेंग अपना मुंह पकड़ के सहलाते हुए उसकी तरफ देख के बोलता है, तुम्हें ये सब कौन सिखाता है? लेकिन जब वो उसकी बंदूक की तरफ देखता है तो बहुत छोटी सी थी, जिस कारण से वो घूर के देखते हुए बोलता है, अबे ये तो बहुत छोटी है। वो छोटा सा ड्रैगन नीचे समझ चुका था, जिस कारण से वो फिर से उछल के उसके मुंह के ऊपर एक जोर से लात मारता है। अपनी तोप को छुपाने के लिए उसने एक तरह का कॉस्ट्यूम पहन लिया था, कहीं लोग उसकी छोटी सी तोप देख के मजाक ना उड़ाएं। उस छोटे से ड्रैगन के हाथों मार खाने के कारण लियो फेंग खिसियाते हुए चिल्ला के बोलता है, ये वही येटी है जिसने तुम्हारे जेंडर के बारे में गलत सलत जानकारी दी है और वो तुम्हारा बाप है लौंडे। मैंने तुम्हें पैदा करने के लिए इतना खून बहाया, फिर भी तुमने मुझे क्यों मारा? वो ड्रैगन अपने हीरो के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, जिस कारण से फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं सिखाया है? लियो फेंग भड़ास निकालने के बाद शांत होते हुए बोलता है, मैं इतने छोटे से एंसेस्टर ड्रैगन के साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? और तभी उतने में वो छोटा ड्रैगन अपने हीरो के बाल पकड़ के सीधे उसके सर के ऊपर धड़ाम से बैठ गया था। साथ ही वो उसके ऊपर गुस्साते हुए बोलता है, हे मुझे भूख लग रही है, जल्दी करो, मुझे खाना खिलाओ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। उस ड्रैगन के ऐसी हरकतों को देखकर लियो फेंग खिसियाते हुए बोलता है, तुम खाना खाना चाहते हो? ड्रैगन को दूध नहीं पीना चाहिए, मैंने सही कहा ना? फिर वो कुछ देर के बाद उसको समझा नहीं पाता दूध पिलाने के लिए, जिस कारण से वो हार मानते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मीट ढूंढ लूंगा। लियो फेंग जैसे अपनी तलवार को उठाता है तो वहाँ पर दोस्तों स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी और अगले ही पल वो अपनी स्पीड का यूज करता है तो दोस्तों उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी, बस वहाँ पर बिजलियां ही चमकते हुए दिखाई दे रही थी। और कुछ देर के बाद वहाँ पे एक बूढ़ों को दिखाते हैं जो कि एक राजा है। वो उस जगह को देखते हुए बोलता है, हमें आने में देर हो गई, मुझे इसका एहसास हो रहा है। लगभग 1 शताब्दी के बाद आखिरकार ह्यूमन लैंड पर एक सुप्रीम क्लास का कोई इंसान आया है। ये आसान नहीं है, लेकिन मुझे उसके साथ में ड्रैगन क्लैन का भी एहसास हो रहा है। मुझे नहीं पता ये नया सुप्रीम ह्यूमन कौन है, मुझे
मुझे नहीं पता ये नया सुप्रीम ह्यूमन है या ड्रैगन। क्या ये मेन लैंड पे एक नए लेजेंड का आना होगा। दूसरे साइड में हमें वही बिजली दिखाई दे रही थी जहाँ पर अपना हीरो यम्मी वहाँ पे करके कह रहा था और हमको पता चलता है यहाँ पर लियो फेंग ने कोई जानवर को पकड़ के भून रहा था अपने ड्रैगन के लिए, जहाँ पर वो उस जानवर के अखरोटों को टच करते हुए बोलता है हाँ लगभग पक गया है। लेकिन उतनी देर में वो जो नन्हा ड्रैगन था वो तुरंत उस जानवर के मीट के ऊपर झपट्टा मार देता है, बिल्कुल जानवरों के तरीके। उसकी ऐसी हरकत को देख के लियो फेंग हंसते हुए बोलता है अरे संभल के, अगर ये काफी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे लिए और पकड़ लूंगा। उस ड्रैगन बच्चे के अंदर तो अपने हीरो के प्रति कोई फीलिंग ही नहीं था, जिस कारण से वो उसको घूर के देखता है तो अपना हीरो उससे बोलता है अरे क्या हुआ, मुझे भूख नहीं है, पहले तुम खा लो। इस तरह नए बच्चे नखरे दिखाते हैं। वो ड्रैगन का बच्चा भी नखरे दिखाते हुए बोलता है हाँ टेस्ट तो ठीक ठाक है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। जिस बात को सुनने के बाद लियो फेंग खिसियाते हुए बोलता है क्या कहा, तुम्हें ये सब खिलाना बहुत कठिन है। फिर हमें इसी तरह से नोक झोंक के बाद कुछ समय बाद दिखाते हैं जहाँ पर अपना हीरो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है वैसे येट ने मुझे तुम्हारा नाम नहीं बताया है, क्या मुझे तुम्हें एक नाम देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पैदा होने के बाद एक स्पेशल इफेक्ट हुआ है, इसलिए मैं अब से तुम्हें जियाओ जिन बोलूंगा। जिस नाम को सुनने के बाद वो छोटा ड्रैगन मीट की हड्डी को वहाँ पे थूक देता है। उसको ऐसा करते हुए देख के अपना हीरो से पूछता है अरे इस तरह से एक्ट करने का क्या मतलब है, मेरे कल्चरल लेवल पर तुमको हंसी आ रही है। वो ड्रैगन का बेबी जियाओ जिन खाना पीना खाने के बाद फिर से अपने हीरो के पास चिपक कर सो गया था, जिसको देखकर अपना हीरो हैरान होते हुए बोलता है आखिर ये फिर से पेट भरने के बाद सो गया। मुझे उम्मीद है कि येट आसानी से वहाँ पर बच निकला होगा, क्योंकि येट ने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ा है। मैं जरूर ही तुम्हारी देखभाल करूंगा, मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा जियाओ जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वेयर को फिर से जिंदा करना होगा। नेक्स्ट टाइम मैं कभी नहीं भागूंगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लड़ाई के तरीके हैं, मुझे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद मैं लाइव गॉडीज के बारे में सुराग इकट्ठा करने के लिए एक सुरक्षित जगह को ढूंढूंगा और फिर मैं येट से मिलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। जब अपना हीरो ये सब प्लान कर रहा था तभी दूसरे साइड में हमें जिंगलैंड एम्पायर का इंपेरियल पैलेस दिखाते हैं। वहाँ का किंग खिसियाते हुए बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। जो सर्वेंट उसको खबर बताने आया था वो उसका के घुटने के बल झुकते हुए बोलता है मेरे राजा, ड्रैगन के अंडे को पकड़ने वाली टीम जो कोशिश कर रही थी उसकी ओर से मैसेज आया है, मिशन फेल हो गया, ब्लैक ड्रैगन भाग गया। राजा वहाँ पे बहुत जरा गुस्साते हुए बोलता है तुम लोग सब बस कचड़ों का झुंड हो, होली आइटम होने के बावजूद तुम लोग ड्रैगन को नहीं खत्म कर सकते। सर्वेंट वहाँ पे घबराते हुए बोलता है ऐसा बताया गया है कि ब्लैक ड्रैगन के पास उसका एक मददगार भी है। किंग वहाँ पे इस बात को सुन के हैरान होते हुए बोलता है क्या कहा, ड्रैगन के पास कोई साथी है, कौन है वो जो ड्रैगन की मदद कर रहा है। सर्वेंट आगे बताता है वो एक लड़का है जिसके काले बाल हैं और पुतली भी काली है, मेरे साथी उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजेंगे। राजा वहाँ पे गुस्से में घूरते हुए बोलता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने का मेरे पास दूसरे उपाय हैं। हमारा सीन शिफ्ट होके सीधे 10 दिन बाद दिखाते हैं जहाँ हरा मैदान मौजूद था और वहीं पे दोस्तों कुछ एरोज लगे हुए थे कि खाना यहाँ है, इधर मीट है, इधर की तरफ जाओ। और सारे के सारे एरो जो बने हुए थे लकड़ी के वो एक ही जगह पर इशारा करते हैं जहाँ पर अपना हीरो अपने उस लिटिल ड्रैगन के साथ में मरने का नाटक कर रहा था, और साथ ही साथ उसने अपने सर के ऊपर एक फूलों का गमला भी फोड़ रखा था। उसका लिटिल ड्रैगन खिसियाते हुए बोलता है लियो फेंग मुझे बहुत भूख लग रही है। लियो फेंग जियाओ जिन से बोलता है अरे चिंता मत करो, तुम बस ऐसे ही मरने का नाटक करो। और तभी अचानक से वहाँ पर एक जानवर आ पहुंचा था और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं एक जंगली भेड़िया था जो कि अपने हीरो को मरा हुआ देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। अपना हीरो भी वहाँ पर उसको आते हुए देख के खुश होकर मन में बोलता है आखिरकार कोई तो है जो मेरी जाल में फंस गया। जियाओ जिन के तो वहाँ पर राल चूरी थी, वो क्रीपी स्माइल देके बोलता है आखिरकार मेरा खाना आ गया। जब वो लोग वहाँ पे खुशियां मना रहे थे तभी दूर से कोई चिल्ला के बोलता है चीफ वो देखो वहाँ पर कोई मौजूद है। और उन लोग की बात सुनकर वहाँ पर जो भेड़िया आया था वो अलर्ट हो जाता है और अगले ही पल हमको वहाँ पर 4-5 लोगों का ग्रुप दिखाते हैं जो कि अपने हीरो को देखकर उसको बचाने के लिए आ पहुंचे थे। जो चीफ था अपने हीरो की तरफ दूरबीन से जब देखता है तो दोस्तों उसको वहाँ पे वही लकड़ी के एरो दिखाई देते हैं जो कि सिर्फ उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। अपना हीरो वहाँ पे हाथ हिला के बोलता है नहीं नहीं आवाज मत लगाओ। दूसरी तरफ चीफ उस भेड़े को भी देख लेता है। जब अपना हीरो हाथ हिला रहा था तो चीफ को ऐसा लगता है जैसे कि वो मदद मांग रहा है। साथ ही वो उस भेड़े को देखकर घबराते हुए बोलता है 7th स्टेज का रेड वुल्फ उनका पीछा कर रहा है, जल्दबाजी में काम करने की कोशिश मत करना। फिर वो अपने साथियों से बोलता है चलो उसको बचाते हैं। जो वहाँ पे मॉन्क आया हुआ था वो चीफ से पूछता है चीफ रुकिए मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ है। चीफ उस मॉन्क से पूछते हैं बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और सच में दोस्तों बेटा ही नाम है इसका। मॉन्क उनको अपने 300 IQ का दिमाग
लगा के बताता है, चीफ उस जगह के इधर उधर बहुत ढेर सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। हम काफी देर तक घूमते रहे, लेकिन ये बहुत अजीब बात है, वो सारे साइन बोर्ड के एरो उस बच्चे के चारों ओर लगे हुए हैं जो कि उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। चीफ उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ के बोलते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अलर्ट रहते हो, लेकिन अब हमें उनको बचाना बहुत जरूरी है। रेड वुल्फ की हमारी मैसनरी रेजिमेंट कभी हार नहीं मानेगी। चीफ की बात को सुनकर वो सारे के सारे एक्साइट होकर चिल्ला के बोलते हैं, हुर्रे, चलो आगे बढ़े, कवर करो, जिमेगा मेरे पीछे आओ। वो सारे के सारे बड़ी स्पीड में भागकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अपने वेपन को बाहर निकाल के वो सारे रेडी हो जाते हैं उस रेड वुल्फ को मारने के लिए। चीफ ने तलवार निकाल ली थी, दूसरे ने वो एरो निकाला और तीसरा कुल्हाड़ी रेडी कर लिया था। और तभी हमको पता चलता है जो अपना टकला अमोंग है वो वहाँ पर मैजिशियन है, जिसने फायर रेडी करते हुए सीधे उस रेड वुल्फ के ऊपर अटैक कर दिया था और फायर एरो उसकी बॉडी पे लड़ जाता है और दूसरे वहाँ पर अटैक करने के लिए भाग रहे थे। तभी अचानक से वो रेड वुल्फ वहाँ पर जंप लगाता है और चीफ के ऊपर अटैक करने के लिए अपना बड़ा मुंह खोल चुका था। चीफ इस चीज को देखकर वहाँ पे घबराते हुए बोलते हैं, अबे वो देखो, रेड वुल्फ बहुत तेजी में हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, इससे पहले कि वो हमको मार गिराए यहाँ से निकल लो, भागो जल्दी से। और दोस्तों जो भी अटैक कर रहे थे वो वहाँ पर भागने लगे थे। चीफ वहाँ पर भागते हुए अपने हीरो को बोलते हैं, हम रेड वुल्फ को दूर ले जा रहे हैं, मेरे छोटे भाई यहाँ से भाग जाओ। जब ज़ियाओजिन अपने सामने से अपना खाना जाते हुए देखता है तो उसका पेट और ज्यादा गुड़गुड़ाना स्टार्ट कर दिया था। वो वहाँ पे बहुत उदास हो चुका था और अगले ही पल रोते हुए चिल्ला के कहता है, मेरे रात का खाना, वो लोग हमारे रात का खाना छीन ले गए हैं। लियू फेंग लिटिल ड्रैगन को समझाता है, वे लोग हमको बचाने के लिए उस भेड़िए का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। इस बात को बोलने के बाद तुरंत वहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से डिस्पेयर हो गया था। लियू फेंग को जाते हुए देखकर ज़ियाओजिन भी वहाँ पर भागते हुए बोलता है, अरे मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। दूसरी तरफ हमको वही फेरी मर्सनरी ग्रुप को दिखाते हैं जिसका पीछा अभी भी रेड वुल्फ कर रहा है और वो लोग अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। चीफ वहाँ पर आगे भागते हुए चिल्ला के बोलते हैं, तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो? बोना वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, हम साफ तौर से 7 स्टेज के रेड वुल्फ को नहीं हरा सकते, तो फिर तुम हीरो बनने के लिए उस जगह पर क्यों निकल गए? ओफो, मैंने तो अभी अपनी डार्लिंग का हाथ भी नहीं पकड़ा, केल मुझे माफ करना। जब वो लोग भाग रहे थे तभी चीफ का पैर एक पत्थर पर टकराता है और चीफ वहाँ पे लुढ़कते हुए धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गए थे और अगले ही पल वो वुल्फ भी देखता है कि चीफ नीचे गिर चुके हैं, तो पीछे की तरफ से जंप लगाते हुए अपने पंजे और दांत पे धार लगाकर सीधे उसके ऊपर अटैक करने वाला था। चीफ उसको देखकर अपने मन में बोलते हैं, अब तो मेरा काम खत्म, आज मैं यही मर जाऊंगा। उसके साथी भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, चीफ जरा संभल के। वो वुल्फ वहाँ पर भयानक अटैक कर चुका था और अगले पल हमको पता चलता है यहाँ पर दोस्तों सिर्फ हमें आधा ही सीन दिखाया गया है, क्योंकि उस जगह पर जो वुल्फ ने चीफ के ऊपर अटैक किया था उस वुल्फ के अचानक से वहाँ पर बहुत बुरे हाल हो चुके थे, हर जगह से खून ही खून निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर कट लग चुके हैं। चीफ भी वहाँ पर ऐसे मंजर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि उसका सारा ब्लड उन्हीं के ऊपर गिर रहा था और हमको अगले पल पता चलता है वो एक पावरफुल लाइटनिंग ब्लेड थी। अपना हीरो उस वुल्फ के ऊपर आके रुकता है जहाँ पर उसने उस वुल्फ को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वो चीफ की तरफ देखते हुए बोलता है, बिग ब्रदर हमें बचाने के लिए आपका थैंक यू। लियो फेंग का पीछा करते हुए ज़ियाओजिन भी आ पहुंचा था। वो उसके सर के ऊपर कूदते हुए बोलता है, अरे वाह, मेरे रात का खाना मिल गया मुझे। उन दोनों को अपनी जान बचाते हुए देख के वहाँ पे वो लोग हैरान होके कहते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? जान भी इसने बचाई और थैंक यू भी ये कह रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर रात पे आ गया था, जहाँ पर वो लोग कैंप फायर करते हुए रेड वुल्फ का मीट मुझे से खा रहे थे और बहुत सारा हंसी मजाक कर रहे थे। चीफ वहाँ पर हंसते हुए बोलता है, मेरे छोटे भाई तुम सचमुच बहुत टैलेंटेड हो, मुझे लगा कि तुमने खुद को शिकार के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। लियो फेंग शर्मिंदा होते हुए बोलता है, मैं बीस्ट को लुभाने के लिए उन साइन बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं ज़ियाओजिन को खाना खिला सकूं, लेकिन अब उन्होंने इसे देखा तो वे भाग जाएंगे, इसलिए मैं मरने का नाटक करता हूँ और उन्हें फंसाने के लिए इसे एक चारे के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। चीफ की निगाह ज़ियाओजिन के ऊपर जाती है जो कि रेड वुल्फ के बड़े से मीट के पीस को बहुत खतरनाक तरीके से खा रहा था। चीफ वहाँ पे शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, मैं ये सब देखकर बहुत ताजुब नहीं हो रहा, क्योंकि रास्ते के सारे साइन बोर्ड वहाँ से हटे हुए थे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन आने पर तुम इस जगह को छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचते? लियो फेंग बड़ी शांति से बताता है, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊँ। जिस बात को सुनने के बाद तो चीफ हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या कहा? तुम कहाँ जाओगे? अपना हीरो उनको आगे बताता है, वैसे मैं यहाँ के रहन सहन से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। चीफ हैरानी के कारण उसके कांधे के ऊपर
ऊपर हाथ रखते हुए बोलते हैं, ब्रदर लियो तुमको नहीं पता, लेकिन चिंता मत करो, मैं केन हूँ जो नॉर्थ और ईस्ट में गया था। मैं यहाँ के पूरे कॉन्टिनेंट को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम कहाँ जाना चाहते हो बस मुझसे पूछो। लियो फेंग भी उसकी बात को सुन के बहुत सारा खुश होते हुए पूछता है, ब्रदर केन सच में तुमको पता है क्या? तुम जानते हो कि लाइफ की गॉडेस कहाँ है? उसकी इस बात को सुन के तो केन भी वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, क्या कहा? लाइफ की गॉड? मुझे इसके बारे में नहीं पता। जो वहाँ पे टकला मॉन्क था उसके इस सवाल का जवाब देता है, कई सालों पहले गॉड्स की लड़ाई खत्म होने के बाद दुनिया के सभी गॉड्स ने अपनी एक्टिविटीज बंद कर दी, मतलब आना जाना। तब से लेके अभी तक किसी ने भी उस जिंदगी देने वाली गॉडीज को नहीं देखा है। मॉन्क की बात सुनकर तो अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो चुका था। वहाँ पर अफसोस करते हुए बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? टेंशन के कारण उसकी बॉडी वहाँ पर शेक कर रही थी। वो वहाँ की जमीन पे घुटने के बल बैठ गया था। घबराते हुए बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वियर फिर से जिंदा नहीं हो सकती? केन वहाँ पे अपने हीरो को समझाते हुए बताता है, ब्रदर जिंदगी देने वाली गॉडीज को कभी किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी देने वाली गॉडीज का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा हमारी मैसनरी रेजिमेंट में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? एक मैसनरी सोल्जर बनने के बाद तुम मैसनरी यूनियन में भी जा सकते हो, सभी तरह की जानकारी खरीद सकते हो और शायद जिंदगी देने वाली गॉडीज का भी पता लगा सकते हो। तुम भी कुछ क्विस्ट करके अपने लिए इनाम पा सकते हो, खाने पीने, बड़ी बड़ी मछली और बहुत सारे मीट की चिंता किए बिना। लेकिन दूसरी तरफ तो अपने हीरो का साथ पाने के बाद चीफ को वहाँ पर बस सोना ही सोना दिखाई दे रहा था। उनकी बात को समझते हुए अपना हीरो भी कहता है, क्या कहा? जिंदगी देने वाली गॉडीज का सुराग का पता चलेगा? जियाओ जिन भी खुश होते हुए बोलता है, बड़ी बड़ी फिश और खूब ढेर सारा मीट, हाँ मैं एग्री हूँ। और वो दोनों वहाँ पर मैसनरी में ज्वाइंट होने के लिए एग्री हो जाते हैं। अपना हीरो भी उनसे बोलता है, केन मैं तुम्हारे साथ में ज्वाइन हो रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद तो केन बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। तुम जैसे मास्टर के साथ जुड़ने पर हमारी मैसनरी रेजिमेंट को पक्के तौर से टॉप रेजिमेंट में रजिस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ भी वहाँ पर अपने हीरो का वेलकम करते हुए बोलते हैं, हाँ मेरे भाई हम सब मिलकर टॉप तक पहुँचेंगे। उनकी इस तरह की बातों को सुनकर वहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और तभी अचानक से चीफ वहाँ पर खूब ढेर सारे पेपर का एक बंडल रखते हुए बोलता है, चलो ये देखो, इन कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हें साइन करना होगा। साइन करने के बाद तुम हमारी सबसे बेहतरीन मैसनरी ग्रुप में शामिल हो जाओगे। जियो फेंग इतने बड़े बंडल को देखकर हैरान होते हुए बोलता है, तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को पहले से कहाँ छुपाया हुआ था? इतना मोटा, इस पर क्या लिखा हुआ है? केन वहाँ पे अपने हीरो को बताता है, अगर तुमको ये नहीं समझ में आता तो मैं तुमको समझा दूंगा और आपको समझने से पहले साइन करने में देर नहीं करना होगा। वो सब दोस्तों वही फॉर्म भरे हुए थे जैसे हॉस्पिटल में भराए जाते हैं। डिसेबिलिटीज हो जाए, हाथ पैर कट जाए, टूट जाए, डेथ इंश्योरेंस और ऐसे ही सब चीज। केन की बात सुनकर अपने हीरो का सर चकराना स्टार्ट हो गया था। वो उसको रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ बस बहुत हुआ, मैं साइन कर दूंगा। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो उनके साथ आगे निकल चुका था और आगे का सीन देखते हुए बोलता है, अरे वाह ये तो कमाल का है। जियाओ जिन भी खुश होते हुए बोलता है, वाह फ्यूचर में मेरे पास जो महल आएगा वो भी इतना बड़ा होगा। केन वहाँ पे अपने हीरो को बताता है, ह्यूमन एम्पायर के फोरफ्रंट लाइन में तुम्हारा स्वागत है। जब दोस्तों हमें उस महल को दिखाया जाता है तो सचमुच वो बहुत ज्यादा बड़ा और वहाँ पर बहुत जगमगाहट थी और साथ ही साथ एक बैरियर फॉर्मेशन भी लगा हुआ था। केन हमको बताता है इसे सनडाउन फोर्ट्रेस कहा जाता है। ह्यूमन एम्पायर में आने के बाद वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर दोस्तों मेनली सारे मर्द मजे करते हैं, मतलब कि दारू का ठेका। वहाँ पर दोस्तों वो तो नहीं है, यहाँ पे बियर बार के तरीके हैं। केन वहाँ पे बियर पीते हुए अपने हीरो को समझाता है, ब्रदर लियो ये सनडाउन फोर्ट्रेस का मैसनरी बियर बार है। ये जगह बहुत बड़ी नहीं है लेकिन यहाँ बहुत तरह की शराब मिलती है। आसपास के सारे मैसनरी यहीं पर दारू पीने आते हैं। लियो फेंग खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह ये तो सचमुच बहुत मजेदार है। जियाओ जिन भी वहाँ पर बहुत जरा खुश हो चुका था, जिसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हैं। वो वहाँ पे ब्लश करते हुए बोलता है, अरे वाह यहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, मुझे वो पसंद है। क्योंकि सामने की तरफ दोस्तों एक बड़े बड़े बलून वाली हॉट एंड सेक्सी लेडी अपने हीरो की तरफ बियर बढ़ाते हुए बोलती है, दो ड्रिंक, ये वही ड्रैगन ब्लड बियर है जिसका आपने ऑर्डर किया था। और मेरे छोटे ब्रदर ये तुम्हारे लिए जूस का ग्लास। जियाओ जिन अपने हीरो की बियर की तरफ देख के बोलता है, वाह ये बढ़िया है। साथ ही वो जूस के लिए मना करते हुए कहता है, वे सब बियर क्यों ऑर्डर कर रहे हैं और तुम लोग मुझे जूस पिला रहे हो? बिग सिस्टर मुझे एक बियर दे दो, मुझे यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग बियर चाहिए। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता कि उसका कहने का मतलब क्या है। वो वहाँ पर झुक के अपने बड़े बड़े शब्दों के साथ जियाओ जिन से बोलती है, मेरे छोटे भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, छोटी उम्र में शराब पीना बहुत खतरनाक है। जियाओ जिन बड़ी रंगबाजी में उस लड़की से बोलता है, अगर मैं अंडे के समय
समय को गिनती करूँ तो मैं 100 साल का हो चुका हूँ। वो लेडी हैरान होते हुए बोलती है, क्या कहा? अंडे का समय? तुम कितने साल के हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम एक ड्रैगन हो? जैसे जियाओ जिन आगे बोलने वाला था कि हाँ तुम सही पकड़े हो, उतने में जियो फैंग ने उसका मुंह दबा लिया था और साथ ही वो बहाना बनाते हुए बोलता है, मेरे भाई को इस तरह की डींगे मारना बहुत पसंद है, तुम उसकी बकवास पे ध्यान मत दो। वो लड़की जियाओ जिन को वहाँ पे छेड़ते हुए बोलती है, तुम सचमुच बहुत प्यारे हो लिटिल बॉय, सिस्टर को पहले काम करने दो, मैं बाद में तुम्हारे साथ में खेलूंगी। पप्पी मिलने के कारण जियाओ जिन बहुत जरा हैरान हो गया था। वो लेडी वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ती है तो जियाओ जिन चिल्ला के बोलता है, अरे रुक जाओ जाने मन। जिसकी हरकतों को देख के अपना हीरो मुंह बनाते हुए मन में बोलता है, क्या अब बंदर के बच्चे भी इतने दिमागदार हो गए हैं? लेकिन उतने में ही जियाओ जिन अपने हीरो के कॉलर को पकड़ खींचते हुए बोलता है, तुम मेरी जान पहचान क्यों नहीं करवाते हो? अगर उस खूबसूरत लड़की को पता चल जाए कि मैं एक ड्रैगन हूँ तो वो पक्के तौर से मुझे ज्यादा पसंद करेगी। जियाओ जिन की इस बात को सुनकर लियो फेंग तुरंत इधर उधर देखता है, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। फिर वहाँ पे उसको समझाते हुए बोलता है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, अगर तुम इस चीज के बारे में एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम एक ड्रैगन हो तो पक्के तौर से हमारा शिकार किया जाएगा। क्या तुम यहाँ इतने ढेर सारे लोगों के बीच में मरना चाहते हो? जियाओ जिन वहाँ पे इस बात को सुन के बहुत जरा घबराते हुए पीछे चला गया था। साथ ही वो समझ चुका है कि मेरा कुछ ज्यादा हो गया इस जगह पे। वो वहाँ पर घबराते हुए बोलता है, ठीक है, मैं ये सब नहीं बोलूंगा। उतने में केन वहाँ पर अपने हीरो के पास आके बोलता है, क्या यहाँ बैठकर तुम्हें भूख नहीं लग रही है? तुम जो खाना चाहो खा सकते हो, मैं तुमको ट्रीट दे रहा हूँ। जियाओ जिन इसकी इस बात को सुनकर उसके मुंह से राल चूर रही थी। वो वहाँ पर खुश होते हुए बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो कहाँ खाना है? केन वहाँ पर अपने हीरो को बोलता है, वो तुम देख लो, मैं अपने भाइयों के साथ बहुत पोलाइट रहता हूँ। जियाओ जिन वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, मेरी खूबसूरत सिस्टर मुझे मेन्यू दो, मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ। जियाओ जिन के ऑर्डर पे एक बड़ा सा लेग पीस का टुकड़ा वहाँ पर आगे की तरफ आ रहा था। दूसरी तरफ अपना हीरो केन से कहता है, ब्रदर केन, क्या यहाँ के मर्चेंट्स को जिंदगी देने वाली गॉडिस के बारे में सचमुच कुछ पता भी है? अब इसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे बस को चूतिया काटा जा रहा है। केन वहाँ पे हंसते हुए अपने हीरो को बताता है, ये है सनडाउन फोर्ट्रेस, वो जगह जहाँ सबसे ज्यादा मर्चेंट इकट्ठा होते हैं। तुमको क्या जानकारी चाहिए? बस तुम्हें मर्सनरीज के रुकने वाली जगह पर जाना है। वो देखो, वो जो दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर कुछ सीक्रेट मर्चेंट भी हैं जिनसे हम अक्सर जानकारी लेते थे। इसी तरह से उन लोग का बात करते हुए बहुत सारा समय बीत गया था, जहाँ पर वो दोनों पी कर बुरी तरह टल्ली हो चुके थे। केन वहाँ पर अपने हीरो से बोलता है, ब्रदर लियो, ऐसा लगता है कि जिंदगी देने वाली गॉडेस का पता लगाना सचमुच बहुत आसान नहीं है। लियो फेंग भी वहाँ पर टल्ली हुए बोलता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। केन वहाँ अपने हीरो से पूछता है, ब्रदर लियो, तुम जिंदगी देने वाली गॉडेस के बारे में जानने के लिए इतने जरा उतावले क्यों हो? किस लिए? क्या बात है? क्या ये इमोर्टलिटी के लिए है? ब्रदर केन की बात सुनकर अपने हीरो को उसकी जाने मन वियर और ग्रैंडपा की याद आ जाती है। वो वहाँ पर अपने दोस्त को बताता है, मैंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जो मेरे लिए बहुत जरा स्पेशल था। मुझे उम्मीद है कि जिंदगी देने वाली गॉडीज मुझे उसे फिर से जिंदा करके वापस करने में मदद कर सकेगी। इस बात को जानने के बाद ब्रदर केन वहाँ पर खुश होते हुए बोलते हैं, ब्रदर लियो, तुम सचमुच बहुत प्यार करने वाले और नेक दिल इंसान हो। मैं तुमसे दोस्ती करके बहुत खुश हूँ। ये जो तुम कह रहे हो ये इसके लायक है। लियो फेंग भी उसकी इस बात को सुन के वहाँ पर स्माइल करते हुए बोलता है, केन तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन उतने में वहाँ के लोग घबराते हुए चिल्ला के बोलते हैं, एक बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? रुको, मैंने तुम्हें खाने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। क्या इस बच्चे के साथ में कुछ प्रॉब्लम है? बच्चे वाली बात सुन के अपने हीरो का दिमाग की बत्ती जलती है। वो घबराते हुए बोलता है, क्या कहा? बच्चा? क्या ये जियाओ जिन हो सकता है? जब वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे जियाओ जिन नहीं था। वो घबराते हुए बोलता है, क्या वो अभी यही नहीं था? चलो यार देखते हैं क्या हुआ अब। जब वो सामने की तरफ जाता है तो वहाँ पर दोस्तों जियाओ जिन बैठा हुआ बड़े मजे से दूसरे के टेबल का मील मतलब मीट चबा रहा था। और जैसा कि देख सकते हैं उसका पेट नहीं खाई है, कुआं है। वहाँ हड्डियों की लाइन लग चुकी थी। केन की आंखें भी सामने का सीन देख के फटी की फटी रह गई थी। वो घबराते हुए बोलता है, हे भगवान, क्या इतना ढेर सारा जियाओ जिन ने खाया है? अपना हीरो वहाँ पे मुंह दबा के बहाना बनाता है, जियाओ जिन बड़ा हो रहा है ना और थोड़ा ज्यादा ही खाता है। केन वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे लिए पक्के तौर से बस थोड़ा सा ही बड़ा है तुम्हारे लिए? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जियाओ जिन के लिए मीट पे मीट आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ की डोर बेल बजती है और वहाँ पर एक मोटा इंसान बड़े मस्त कवच के साथ में एक खूबसूरत लौंडिया को लेके वहाँ पर अंदर एंट्री करता है। उसके पास भी एक मिशनरी ग्रुप है जैसे अपने हीरो के पास है और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये डिप्टी हेड है अपने मिशनरी रेजिमेंट का और इसका नाम वू काई है। केन
वहाँ पे शॉक्ड होके बोलता है, अबे आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। उस मोटे आदमी के आ जाने के बाद ब्रदर केन वहाँ पे अपने हीरो को किनारे की तरफ लाते हुए बोलता है, सबसे पहले यहाँ से हम निकलेंगे। लिंग फैंग वहाँ पे अजीब समूह बनाते हुए बोलता है, क्यों, आखिर क्या हुआ यहाँ पे। ब्रदर केन वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, दरवाजे पर जो लोग खड़े हैं वो रैप्सोडी मर्सनरी रेजिमेंट से हैं। हमारे बीच पहले भी कई बार लड़ाई हो चुकी है और वे हमेशा चीजों को खराब करना चाहते थे और वो आज एक ग्रुप में आए हैं, उनके करीब मत जाओ। वो मोटा वहाँ पर आकर एक सोफे के ऊपर आराम से बैठ गया था और एक लड़की के साथ ठरकपन कर रहा था। उसका साथी वहाँ पे उसका हाथ दबाने लगता है। तभी वहाँ पर वेटर्स आकर एक बुक उसकी तरफ देती है। जो चीज होते हुए देख के ब्रदर केन के पसीने छूट रहे थे। वो घबराते हुए बोलता है, वो देखो, क्या तुमको ठीक लग रहा है। कुछ लोग उस मोटे की चापलूसी करते हुए बोलते हैं, ब्रदर केन कैसे हैं आप, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। ओह, आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसी बीच केन अपने हीरो से बोलता है, ओ मेरे दोस्त, चलो आओ, मैं तुम्हें अपने नए दोस्तों से मिलवाता हूँ। क्योंकि अब वो सबकी निगाह के सामने आ चुका था, जिस कारण से पीछे नहीं हट सकता। मोटा वहाँ पे लड़की के साथ ठरकपन करते हुए बोलता है, ओ मेरी जाने मन, यहाँ भुने हुए बीफ का बहुत बढ़िया स्वाद है, तुमको उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वो लड़की भी हंसते हुए बोलती है, ठीक है डार्लिंग, तुम जैसा कहो। उतने में वहाँ मोटा चुटकी बजाता है तो वेटर्स आकर उससे पूछती है, सर आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। मोटा वहाँ पे उनको ऑर्डर देता है, मुझे रोस्टेड मेड बीफ के 2 सर्विंग्स, 3 पूरी तरह से पके हुए चाहिए। वो लेडी वहाँ पे अफसोस करते हुए बताती है, सर मुझे खेद है लेकिन रोस्टेड मेड बीफ बिक चुका है। उसकी इस बात को सुनकर वो मोटा वहाँ पे बहुत सारा गुस्सा आ चुका था। उसको बहुत सारा गुस्से में घूर के देखता है। वो लेडी घबराते हुए बोलती है, सारा मीट बिक चुका है, अब केवल सब्जियां ही बची हैं। मोटा इस बात को सुन के बहुत सारा गुस्से में चिल्ला के बोलता है, क्या कहा, सब बिक गया, ये कैसे हो सकता है। वो अपने हीरो की तरफ हाथ दिखाकर बताती है, मीट का ऑर्डर बार के दूसरे लोगों ने दिया था। दूसरे साइड में लियो फिंग और केन की टीम वहाँ पर जोर जोर से खिलखिला के हंस रही थी, जिसको देखकर वो मोटा गुस्साते हुए बोलता है, ओहो, मुझे लगता है कि मैं एक पुराने जानने वाले से मिल रहा हूँ। दूसरे साइड में केन वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, 7th लेवल के रेड वुल्फ को मेरे ब्रदर लियो ने सिर्फ एक तलवार के अटैक से हरा दिया। दूसरे लोग वहाँ पे उसकी बात सुन के हंसते हुए बोलते हैं, केन तुम फिर से शेखी बगा रहे हो। केन उनको बताता है, हाँ सचमुच, एक स्वॉर्ड 7th लेवल के रेड वुल्फ को मार देती है। क्या तुम्हारे भाई में 7th लेवल तक पहुँचने की ताकत है। केन की इस सारी बातों को सुन के अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, दरअसल ये जो कुछ भी बोल रहा है वो बस एक बकवास है। मोटा उनकी बात सुन के आगे बढ़ते हुए बोलता है, अरे वाह, क्या ये केन जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। तुम आयो ऋषि, प्रेयर में क्यों नहीं मरे। केन उसकी आवाज सुन के घबराते हुए मन में बोलता है, अरे यार, क्या ये सुअर बैठकर खाना नहीं शुरू कर रहा था, वो यहाँ क्यों आया है। लेकिन वो मोटा फिर से उसको इंसल्ट करते हुए बोलता है, रैप्सोडी वुल्फ की रेजिमेंट ने तुम्हारे फेनरल की तैयारी कर ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मरने की बात सुनकर केन वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, वुकाई ज्यादा मत बोलो। वुकाई वहाँ पे अपने हीरो की तरफ देख के हंसते हुए बोलता है, ओहो, बहुत जरा डींगे मारने से अच्छा है तुम अपनी ताकत को क्यों नहीं दिखाते। तुमने भी बताया था कि इस इंसान ने एक स्वॉर्ड से 7th लेवल के वुल्फ को हरा दिया था। मुझे तो इस लड़के के अंदर से लड़ने की फीलिंग या मैजिक भी नहीं दिखाई देती। रेड वुल्फ को मारने के लिए वो क्या इस्तेमाल कर सकता है। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ यहाँ पे डींगे हाँक रहे हो। केन वहाँ पे झुल्लाते हुए चिल्ला के बोलता है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। ब्रदर लियोन ने तलवार के सिर्फ एक अटैक से रेड वुल्फ को हरा दिया। अब वुकाई भी वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, मैं भी 7th लेवल पर हूँ, मैं तुम्हारे भाई को मुझे मारने दूंगा। अगर मैं नहीं गिरता हूँ तो इससे साफ हो जाएगा कि तुम बस डींगे मार रहे हो और तुमको यहाँ पर हर किसी से कहना होगा कि केन सी बकवास करने वाला इंसान है। अब दोस्तों बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लियो फैंग भी वहाँ पर खिसियाते हुए बोलता है, मैंने ये जुआ खेला क्योंकि तुम दाव लगाना चाहते हो, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा दाव लगाना बेहतर है। अगर तुम हार जाते हो तो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में क्या ख्याल है। लियो फैंग की बात सुनकर वुकाई वहाँ पे बहुत ज्यादा खिसिया चुका था। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए चिल्ला के बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं तुम बेकार बदबूदार कीड़े कौन हो जो एक ही अटैक से मार सकता है। केन वहाँ पे उसको रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, तुमने झूठ बोला, तुम साफ तौर पर 8th लेवल पर हो। वुकाई वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, अगर तुम इससे पीछे हटना चाहते हो तो फिर यहाँ बहुत देर हो चुकी है। वो अपने हीरो से बोलता है, ब्रदर लियो, मेरी बात सुने बिना मत जाओ। अब यहाँ पर दोस्तों मर्द की मर्द से टकराने वाली बात आ गई है, इज्जत की बात है। लियो फैंग वेटर को स्ट्रॉ देते हुए अपने भाई से बोलता है, तो ठीक है, क्या ब्रदर केन मेरी ताकत पर विश्वास कर सकते हैं। और इस बात को बोलते हुए वो वेटर्स के पास से एक स्ट्रॉ को लेते हुए बोलता है, सिस्टर मुझे आपका ये स्ट्रॉ उधार चाहिए। वो लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे जहाँ पर वुकाई ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर दिया था। अपना हीरो अभी भी सीरियस नहीं हुआ है। वो वहाँ पे हंसते हुए स्ट्रॉ को दिखा के बोलता है, तुमसे निपटने के लिए मुझे अपनी तलवार की जरूरत
जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रॉ ही काफी है। जिस बात को सुनने के बाद तो वो काई और जरा भड़क चुका था। वो खिसियाते हुए बोलता है, तुम बहुत बढ़िया लौंडे हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाने में सफल रहे, मैं तुरंत ही तुम्हें मुझसे मिलने का पछतावा करा दूंगा। लेकिन तभी अचानक से लियो फेंग उसके पास आकर अपने स्ट्रॉ को उसके ऊपर तान देता है। साथ ही वो अपनी एनर्जी को स्ट्रॉ के अंदर रिलीज करते हुए बोलता है, पूरे सम्मान के साथ, ये तुम ही हो जिसे पछतावा होगा कि तुमने मेरे से लड़ने की हिम्मत करी है। दूसरे लोग जब इस बात को सुनते हैं तो घबराते हुए बोलते हैं, जरा देखो, सच में देखने में लग रहा है कि वो वू काई को चैलेंज करने की हिम्मत रखता है। हाँ, सही बोल रहे हो, वू काई तो अभी 8 लेवल पार कर गया है। अगर वो इंसान बिना तलवार के लड़ता है तो मर जाएगा। ज़ियाओ जिन तो अपने खाने में मस्त थी। वो वहाँ पे खाते हुए बोलती है, लड़ाई में क्या रखा है, लड़ाई देखने से अच्छा है कि मैं अपना खाना खाऊं। और इस बात को बोलते हुए वो बड़ी स्पीड में दोस्तों वहाँ पे रखे हुए मीट को खाना स्टार्ट कर देती है। और दूसरे साइड में वू काई को दिखाते हैं जो कि अपने हीरो के सामने लड़ाई करने के लिए रेडी हो चुका था। अपना हीरो भी उसको वहाँ पे घूर के देख रहा था। साथ ही बाहर खड़े लोग उसको देख के बोलते हैं, केन्सी, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? वाकई बहुत गुस्से में दिख रहा है। तुम्हारा दोस्त जो सिर्फ एक छोटी सी बॉडी का है, क्या वो वू काई को मार सकता है? ब्रदर केन अपने मन में बोलता है, हालांकि मुझे लगता है कि ब्रदर लियू ठीक है, लेकिन वू काई की ताकत कल्पना से परे है। मुझे डर है कि ब्रदर लियू नहीं, ब्रदर लियू मेरा दोस्त है और वो भी मेरी वजह से वू काई से झगड़ा कर रहा है। अगर मुझे उस पर भरोसा नहीं है तो क्या मैं एक असली मर्द कहलाने लायक भी हूँ? केन वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रदर लियो ने एक तलवार के अटैक से रेड वुल्फ को मार डाला। भले ही वू काई रेड वुल्फ से बेहतर है, ये पक्के तौर से ब्रदर लियो का ओपोनेंट नहीं है। उसकी इस बात को सुन के दूसरे लोगों को शक हो रहा था, जिस कारण ब्रदर केन उनसे चिल्ला के बोलता है, अगर तुमको भरोसा नहीं हो रहा तो चलो शर्त लगा लेते हैं। दूसरा लौंडा भी वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, चलो ठीक है, शर्त लगाते हैं, क्योंकि तुम पैसा देने के लिए तैयार हो तो वैसे भी हम शर्त लगाएंगे। दूसरी तरफ वू काई को दिखाते हैं जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी उंगलियां चिटकाते हुए बोलता है, छोटे बच्चे, क्या तुम मरने को तैयार हो? अपना हीरो भी बोलता है, हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन मरने के लिए नहीं। इस बात को बोलते हुए स्ट्रॉ के अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। दूसरे साइड से वू काई भी बड़ी स्पीड में छोटे हाथी की तरीके अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसको आते हुए देखकर अपना हीरो बोलता है, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ये कहने का कोई तरीका नहीं है कि तुम्हें पहले हारना होगा। मैं बस अपनी नई ट्रिक को आजमाऊंगा जो मैंने कुछ दिन पहले हुआक्सिया नियोगंग से सीखी थी। उसने वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया था और अगले ही पल कुछ मंत्रों को चैंट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वू काई अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए मुक्का चलाता है तो दोस्तों अचानक से अपना हीरो 20 से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। वू काई 2 लोग को देख के खिसियाते हुए बोलता है, ये सब क्या बकवास है, 2 लोग कहाँ से आ गए? लेकिन उतने में लियो फेंग ने अपने स्ट्रॉ को लेके अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जिस कारण से कि वू काई बिल्कुल वहाँ पे फ्रीज सा हो गया, बहुत सारा घबरा चुका था। और हमको पता चलता है दोनों के दोनों लियो फेंग वू काई के बलून के ऊपर स्ट्रॉ से बड़ी तेज से अटैक कर देता है, जिस कारण से वू काई की वहाँ पर चीख निकल आई थी और अगले ही पल उसके नाक से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लियो फेंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, वू काई वहाँ पे उड़ता हुआ हवा के प्रेशर के साथ तुरंत पीछे की तरफ जा गिरता है। वू काई को पेलने के बाद अपना हीरो बोलता है, देखने में ऐसा लग रहा है तुम अपने आप को जबरदस्ती दोबारा उठाने की हिम्मत नहीं करोगे। लेकिन जब वो अपनी स्ट्रॉ की तरफ देखता है तो उसकी स्ट्रॉ वहाँ पे टूट चुकी थी, जिस कारण वो अपने मन में बोलता है, मैं लगभग फेल ही हो गया था और स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना सच में बहुत कठिन था। दूसरे लोग वू काई की हाल देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, वू काई सिर्फ एक ही हिट से मारा गया, क्या वू काई का लेवल सिर्फ एक बकवास है? ब्रदर केन तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे अपने हीरो को जीतते हुए देख के। वो तुरंत उसके पास आके हंसते हुए बोलते हैं, ब्रदर लियो, तुम सचमुच कमाल के हो। फिर वो उस इंसान की तरफ देखता है जिसने उससे शर्त लगाई थी। वो हंसते हुए बोलता है, हे मुझे मेरा पैसा दो। वो आदमी घबराते हुए बोलता है, तुम पक्के तौर से हमारे पैसे के लिए वू काई के साथ में मिली भगत की है। वू काई की टीम वाले उसको ले जाते हुए चिल्ला के बोलते हैं, तुम बस इंतजार करो हमारे लीडर, तुमने आज जो किया है उसका बदला चुकाएंगे। अपना हीरो भी वहाँ पर रंगबाजी में बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, आ जाना। ऐसा लगता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ बुरे लोग हमेशा एक ही बात बोलते हैं। दूसरे साइड में ब्रदर केन शर्त लगाने के बाद 2 बैग्स भर के अपने हीरो को दिखाते हुए बोलता है, ब्रदर लियो, तुम बहुत बढ़िया हो, मैं सचमुच बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैंने आज बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है और उसका आधा हिस्सा तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। लियो फेंग भी उससे बोलता है, ब्रदर के तुम्हारा शुक्रिया, प्लीज ये पैसे मैसनरी ग्रुप को ही दे दीजिए। केन वहाँ पे हैरान होते हुए धीरे से अपने हीरो को बताता है, ब्रदर लियो, वू काई बहुत जिद्दी है, मैसनरी ग्रुप का लीडर मोटू पक्के तौर से आपको माफ नहीं करेगा। उसकी बात की गंभीरता को समझते हुए अपना हीरो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं ज़ियाओ जुन को बुलाकर तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा। ब्रदर केन तुरंत जो दूसरा बैग
पैकेट था उस लेडी के मेज के ऊपर रखते हुए बोलता है, मेरी जानी मन, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है गिन लेना, मैं सभी नुकसान की भरपाई करूंगा। ब्रदर केन ने उसको दूसरा बैग दे दिया था, जिसको देखते हुए वो लेडी हैरान होकर बोलती है, मिस्टर केन ये तो बहुत ज्यादा है। ब्रदर केन रंगबाजी में बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए टिप है, जो बचा है तुम इसे रख लो। जिस बात को सुनने के बाद वो लेडी खुश होते हुए बोलती है, ब्रदर केन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो बाकी का पेमेंट है आप कैसे करेंगे? आपके खाने का खर्चा और टूटी फूटी चीजों की मरम्मत का खर्चा इतने में काफी नहीं होगा। ब्रदर केन वहाँ पे घबराते हुए बोलते हैं, क्या ये काफी नहीं है? तो मुझे बिल दिखाओ। वो लेडी ब्रदर केन के आगे एक लंबा चौड़ा चिट्ठा फेंक देती है, जिसको देखने के बाद तो वो एकदम हैरान होते हुए बोलता है, जियाओ जिन तुमने कितना खाया है? जियाओ जिन घराटे मारते हुए बोलता है, केवल 9 सर्विंग्स और अब मेरा पेट भर गया है। दोस्तों एक सर्विंग में वो जो बड़ा वाला मीट का टुकड़ा होता है ना, वो आ रहा था, जिसकी बात सुनकर तो लियो फेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा चुका था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, बियर बार का सारा पैसा चुकता करने के चक्कर में अपने हीरो और ब्रदर केन के कपड़े तक बिक गए थे। दोस्तों लियो फेंग आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है, ब्रदर केन मुझे सचमुच बहुत अफसोस है, क्योंकि इतना नुकसान होने के कारण आपने न केवल अपनी जीते हुए सारे पैसे दे दिए, बल्कि अपने कपड़े भी गिरवी रख दिए। ब्रदर केन एक असली दोस्त है, वो वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, अरे यार कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, इसलिए दोस्तों में ऐसा होता रहता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, इतना सब देने के बावजूद अभी भी मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। वो लोग जब जंगल में आगे की तरफ बढ़ के जा रहे थे, तभी उनको पीछे से कोई आवाज देता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? अब मरता क्या ना करता दोस्तों, यहाँ पर इनकी बुरी तरह फट चुकी है, ऊपर से कर्जे में डूबे हुए हैं, आगे क्या करेंगे देखने में मजा आएगी। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सोच क्या रहे हो दोस्तों, जल्दी जाओ एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो और कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर इसके इस बार दोस्तों व्यू अच्छे नहीं आए तो मैं इस सीरीज को यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होके रैप्सोडी मर्सनरी रेजिमेंट का बैकयार्ड दिखाते हैं, जहाँ पर कोई चिल्ला के बोलता है, चीफ मूटू हम जानते हैं कि ये गलत है, हमें बाहर निकाल लीजिए, अगले मिशन में हम हर हाल में मिशन पूरा करेंगे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उन लोगों को एक अलग ही तरह के चिपचिपे पानी की तरह एक जगह पर डिबाया जा रहा था, लेकिन उनका वहाँ पे कुछ नहीं होता। धीरे धीरे करते हुए वो लोग वहाँ पर खत्म हो चुके थे। वहाँ कुछ लोग चिल्ला के बोलते हैं, चीफ मूटू डिप्टी हेड वू काई बुरी तरह घायल हो गए हैं। और हमको पता चलता है ये वही बकलोल लोग हैं जिन्होंने अपने हीरो के साथ बकचोदी करी थी। इस बात को सुन के पानी के अंदर से आवाज आती है, वू काई घायल हो गया, लेकिन किसने किया? दूसरा लौंडा उनको बताता है, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि केन का कोई मददगार है, वहाँ हर किसी ने ये देखा। हाँ सही बोल रहे हैं, उस आदमी ने सिर्फ एक ही मूव में डिप्टी हेड वू काई को हरा दिया। उस पानी के अंदर से एक इंसान बाहर निकलते हुए बोलता है, सिर्फ एक मूव में? हालांकि वू काई लेवल 8 तक पहुंच गया था, लेकिन उस आदमी ने एक ही मूव में हरा दिया। केन सी तो एक कचड़ा है, तुम्हें ऐसा मास्टर कहाँ मिला? और हमको पता चलता है यही दोस्तों यहाँ का मेन लीडर मोटू है, लेकिन मोटू तो ये है नहीं, मोटू तो वो था। इन लोग नाम भी दोस्तों उल्टा सीधा रखते हैं। बुड्ढा वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, वहाँ ये सब देखने वाले लोगों के हिसाब से वो मैसनरी गिल्ड के साथ में ही चला गया। मोटू गुस्से में बोलता है, मैसनरी गिल्ड? वो वहाँ किसके लिए गए थे? दूसरा मोटा इंसान घबराते हुए बोलता है, वो मुझे नहीं पता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके मैसनरी गिल्ड पे आ गया था, जहाँ अंदर जाते हुए लियो फेंग अपने दोस्त से पूछता है, ब्रदर केन हमारे कपड़े वापस कैसे आए? ब्रदर केन बताते हैं, बेशक मैंने उस ब्यूटी को सेक्रीफाइस किया और बियर बार के ऑनर के साथ इसे बदल दिया। उसकी बात सुनकर लियो फेंग हंसते हुए बोलता है, बेफालतू की बातें कर लो तुम, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन जब तक मैं 7th लेवल के एक मैसनरी को हराने लायक हूँ, क्या हम उस सीक्रेट इंसान द्वारा दिए गए C क्लास के मिशन को अपने हाथ में ले सकते हैं? ब्रदर केन उसको बताता है, खैर मैसनरी रेजिमेंट अपने आप की लेवल से ज्यादा ऊपर के लेवल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारी हॉट मैसनरी रेजिमेंट ओरिजिनली सिर्फ D क्लास की थी, लेकिन C क्लास की मैसनरी रेजिमेंट को अपग्रेड करने के लिए कम से कम एक 7th लेवल का मास्टर की जरूरत होती है। अगर तुम 7th लेवल या उससे ऊपर पहुंच सकते हो तो हमारी मैसनरी रेजिमेंट को C क्लास की मैसनरी रेजिमेंट में अपग्रेड किया जा सकता है। इस C क्लास के मिशन को पूरा करने के बाद हमारे पास मुआवजा देने के लिए बहुत ढेर सारा पैसा होगा। लियो फेंग उस लबादे वाले इंसान के बारे में सोचता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, ये कैसे हो सकता है कि ये अचानक से इंसान मेरे पास आ गया? और जब हम घर पहुंचे तो मिशन के सारे कागज हमारे घर पर थे। आखिर उस इंसान की पहचान क्या है? ब्रदर केन अपने हीरो से बोलते हैं, हे तुम क्या चाहते हो? आगे देखो, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अपनी असली ताकत को मापने के लिए तुम टेस्ट स्टोन का इस्तेमाल करो। वहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टोन रखा हुआ था, जहाँ पर एक आदमी उस स्टोन के ऊपर मुक्का मारता है तो इंस्ट्रक्टर उसको बताता है, तुम लेवल
5 पे हो, अब अगला कौन है? लियो फेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुरंत इसे आजमा कर वापस आ जाऊंगा। दूसरी तरफ ब्रदर केन उसको चीयर अप कर रहे थे कि हाँ तुम बहुत बढ़िया करोगे जाके। लियो फेंग इंस्ट्रक्टर के पास पहुंच के उसको ग्रीट करते हुए बोलता है, हेलो, मैं पहली बार मैसनरी क्वालिफिकेशन के लिए आ रहा हूँ और मैं अपनी स्ट्रेंथ को परखना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्टर बड़ी रंगबाजी में बोलता है, हाँ ठीक है, बीच में खड़े हो जाओ और अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर पे मारो। लियो फेंग उस टेस्ट स्टोन के सामने जाके खड़ा हो गया था और अगले ही पल अपनी पूरी जान लगाकर उस स्टोन के ऊपर धड़ाम से मार देता है। रेफरी उसकी ताकत को देखकर कुछ समझ ही नहीं पाता। वो हैरान होते हुए चिल्ला के बोलता है, क्या इस पत्थर ने यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? रुको, क्या तुम लड़ते नहीं हो? क्या तुम मैजिक करते हो? अपना हीरो भी रंगबाजी में बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है टकले। इंस्ट्रक्टर वहाँ पे खिसियाते हुए अपने हीरो से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या जानना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास मैजिक और स्पिरिट नहीं है तो तुम क्या मेजर करना चाहते हो? पीछे खड़े लौंडे वहाँ पर अपने हीरो का मौज उड़ाते हुए बोलते हैं, अगर उसके पास मैजिक और स्पिरिट नहीं है तो तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते। वो कचड़ा बस मैसनरी बनना चाहता है। बेवकूफ है साला। लेकिन तभी उतने में एक मुच्छर वहाँ पर अपने हीरो के पास आकर उसको कॉलर से पकड़ के उठाते हुए गुस्से में कहता है, बच्चे अगर तुम कचड़े हो तो घर पर ही रहो, इतनी बेइज्जती झेलने के लिए मत निकलो। ऐसा करने के कारण लियो फेंग खिसियाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो यहाँ से। वो आदमी वहाँ पर हंसते हुए बोलता है, क्या कहा? तुम्हें जाने दूं? क्या तुम इसे देख रहे हो? ये कचड़ा सच में बोल रहा है कि मुझे जाने दो। लियो फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत अपने मुक्के को रेडी करके एक घूंसा बड़ी स्पीड में पूरी ताकत के साथ उस मुच्छड़ के ऊपर लगा देता है। उसका मुंह दोस्तों पूरी तरह चपटा हो चुका था। इतनी जोर मारा था लियो फेंग ने, अगले ही पल सिर्फ एक घूंसा मारने के कारण उस इंसान का मुंह पूरी तरह खराब हो चुका है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो वहाँ पर टेढ़ा हो गया है। लियो फेंग गुस्साते हुए दूसरों से बोलता है, क्या कोई और मुझे परखना चाहता है? ब्रदर केन तो खुश हो चुका था एक मुक्का देख के अपने हीरो का। वो वहाँ पे तारीफ करते हुए चिल्ला के बोलता है, बहुत बढ़िया, क्या तुमने मुक्का मारा है, मजा आ गई। लियो फेंग की इस तरह की ताकत को देख के एक लल्लन टॉप पटाखा हसीना वहाँ पर आते हुए चिल्ला के बोलती है, ये शोर क्यों मचाया जा रहा है? अभी कौन लड़ रहा है? क्या तुम गिल्ड एसोसिएशन के रूल्स को भूल गए हो कि हॉल में पर्सनल लड़ाई लड़ना मना है? क्या तुम्हारे पिछवाड़े में बहुत खुजली हो रही है? हमको इस लल्लन टॉप पटाखा खूबसूरत ब्यूटी के बारे में बताया जाता है। सन साउंड फोर्ट्रेस के मैसनरी गिल्ड की ये चेयरमैन है सोफी। अब दोस्तों यहाँ से वीडियो बहुत ज्यादा तड़क भड़क बनना स्टार्ट होती है। चेयरमैन सोफी को देखने के बाद तो वहाँ के सारे लौंडों का मुंह खुला का खुला रह गया था। इतने बड़े बड़े रसगुल्लों को देख के ये छेने के रसगुल्ले नहीं, राजभोग है। ब्रदर केन भी इसको देखने के बाद ब्लश करते हुए बोलता है, अरे वाह, ये तो मिस सोफी है। जियाओ जिन को दोस्तों देख रहे हैं, मुंह साला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपना हीरो भी उस लेडी को देख के हैरान होते हुए मन में बोलता है, वाओ, ये तो सचमुच बहुत सेक्सी है और इसका फिगर तो लाजवाब है। सोफी लियो फेंग के सामने आकर बड़ी रंगबाजी में खड़े होकर बोलती है, हे बच्चे, क्या यहाँ की परेशानी तुमने खड़ी की है? लियो फेंग उस पुच्छड़ की तरफ उंगली से इशारा करके बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये वही था जो मुझसे लड़ रहा था, मैंने सिर्फ बचाव किया है। इंस्पेक्टर धीरे से आके सोफी के कान में जो कुछ भी हुआ था सारी वारदात बताता है क्या आखिर हुआ क्या। जिस बात को सुन के सोफी हैरान होते हुए बोलती है, क्या ना तो स्पिरिट है और ना मैजिक, और तुम मैसनरी क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो? ऐसा होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि जिस मुच्छड़ को अपने हीरो ने मारा था उसके दांत टूट चुके थे। वो वहाँ पर मुंह से झाग छोड़ रहा था। लियो फेंग वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, एक मैसनरी बनने के लिए ताकत की जरूरत होती है और मुझे लगता है कि मैंने ये साबित कर दिया है। सोफी उसकी बात सुन के उसको घूर के देखते हुए प्यार से बोलती है, तुमने बात तो ठीक कही है, ताकत का सम्मान होता है और इस ताकत से हम सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि टेस्ट स्टोन तुम्हारी ताकत को नहीं माप सकता, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारी कंडीशन की टेस्ट लेना चाहती हूँ। सोफी इस बात को बोलते हुए तुरंत अटैकिंग पोज में आ चुकी थी, जिसको देखकर अपना हीरो उससे बोलता है, क्या तुम यहाँ सिर्फ जांच करने के लिए आई हो? सोफी वहाँ पर बड़ी रंगबाजी में लियो फेंग से बोलती है, अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुमको मैसनरी के लिए अप्लाई कर दूंगी, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाना। मैं इस तरह के कचड़े से बहुत परेशान हूँ जो केवल बढ़िया बढ़िया सुंदर बातें बोल सकते हैं लेकिन उनमें कोई ताकत नहीं होती है। अपना हीरो भी फाइट के लिए रेडी होते हुए बोलता है, खैर क्योंकि तुम इस गिल्ड की चेयरमैन हो इसलिए तुम ही डिसाइड कर लेना। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम मैसनरी एसोसिएशन में पर्सनल लड़ाई सख्त मना है? सोफी अपने हीरो से बोलती है, हाँ लेकिन मैं खुद रूल हूँ। उसकी बात को समझते हुए जो अगल बगल के लोग थे वो उस मच्छर को वहाँ से हटाना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ लड़ने के लिए जगह भी बना रहे थे। लेकिन ब्रदर केन को तो सोफी को देखने के बाद एकदम बावरा सा हो गया था, उसके नाक से खून बह रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, मिस सोफी सचमुच बहुत खूबसूरत है, मुझे क्या करना चाहिए? दोस्त और सुंदरता के
बीच में। मुझे ब्रदर लुओ का उत्साह बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं भी मिस सोफी को बहुत पसंद करता हूँ। मैं मिस सोफी को हारते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरे पास बहुत कठिन चॉइस है। ज़ुआनजिन वहाँ पे उत्साह बढ़ाते हुए बोलता है, एक आदमी इस तरह कैसे हिचकिचा सकता है जो अंदर और बाहर के बीच का अंतर नहीं कर सकता। अगर मैं एक आदमी हूँ तो अपने दिल की सुनूंगा। सिस्टर सोफी, तुम्हें जीतना चाहिए। चलो आओ मेरे पास। तुम कहाँ जा रही हो? ब्रदर केन वहाँ पे उसके ठरकपन को देख के हैरान होते हुए बोलते हैं, अबे आखिर तू किसकी तरफ है? सोफी सबको हटाने के बाद अपने हीरो से बोलती है, क्या तुम लड़ाई के लिए रेडी हो? अपना हीरो भी बोलता है, हाँ ठीक है, आ जाओ मेरी छम्मक छल्लो। और उसके ऐसा बोलने के साथ में ही सोफी तुरंत अपनी तलवार लेके बड़ी स्पीड में लियो फेंग की तरफ आगे बढ़ चुकी थी। वो अपना एक स्लैश सीधे लियो फेंग की छाती के आर पार कर देती है। अपने दोस्त की छाती के आर पार तलवार को घुसते हुए देखकर ब्रदर केन चिल्ला के बोलते हैं, ब्रदर संभल कर, ये मिस सोफी का जान से मारने वाला हमला है। मिस सोफी भी वहाँ पर अपने स्लैश लगाते हुए तुरंत अपने हीरो के जस्ट आर पार निकल जाती है। लेकिन तभी हमको पता चलता है अपना हीरो तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, वो सिर्फ उसका शेडो है। जिसको देखने के बाद तो सोफी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए बोलती है, वो मेरे अटैक से कैसे बच सकता है? अपना हीरो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सोफी के जस्ट पीछे आ चुका था, जिसको देखने के बाद सोफी भी तुरंत रेडी हो जाती है और अपने बड़े बड़े अरमानों के साथ सोफी फिर से एक और स्लैश सीधे लियो फेंग के ऊपर लगा दिया था और वो आगे की तरफ भी आ रही थी। लेकिन हमको फिर पता चलता है लियो फेंग वहाँ पर मौजूद नहीं था। दूसरे साइड में लियो फेंग अपनी तलवार को लिए हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट कर रहा था, जिसको देखकर सोफी वहाँ पर खिसियाते हुए बोलती है, मैं सचमुच उस पर हमला नहीं कर सकती, उसने मेरे हमलों को डॉज कर दिया। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसे हराना चाहती हूँ तो मुझे अपनी एक ट्रिक खेलनी होगी। इस बात को बोलते हुए सोफी के पास से एक अलग ही तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई थी और अगले ही पल लियो फेंग के बगल से बालों को काटते हुए एक स्लैश आगे की तरफ निकल जाती है, जिससे बचते हुए लियो फेंग हैरान होकर मन में बोलता है, ये तो इल्यूजन है, मैं महसूस कर सकता हूँ वो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। दूसरे साइड में सोफी को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर अपनी एनर्जी को अभी भी जनरेट कर रही थी, मतलब पावर बढ़ा रही थी, जिसको ऐसा करते हुए देखकर लियो फेंग हैरान होते हुए मन में कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए खुद पर बहुत ज्यादा फोर्स डाल दिया है, तुम्हारी ये किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक होगी। दूसरे साइड में मिस सोफी को दिखाते हैं जो पहले से ज्यादा जूम हो चुकी है और दोस्तों यहाँ पर हमें उसका फिगर तो एक नंबर का लल्लन टॉप पटाखा माल लग रही है। ये वो वहाँ पर अपनी स्पीड के साथ अपने फिस्ट को रेडी कर चुकी थी लियो फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। उसको अपनी तरफ आते हुए देख के लियो फेंग भी अपनी पावर को जनरेट करके उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, सचमुच ये औरत पागल है, ये समझ भी नहीं रही है, हर कीमत पर जीतने की कोशिश कर रही है, मुझे उसे रोकना होगा। सोफी अपने हीरो के पास आकर अपनी तलवार के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण से उसकी तलवार वहाँ पर चमक रही थी और अगले ही पल अपनी उस तलवार के थ्रू वो एक पावरफुल स्लैश लियो फेंग के ऊपर लगाते हुए कहती है, स्ट्रॉन्ग विंड। लियो फेंग की तरफ एक एनर्जी का अटैक जा रहा था, जिस एनर्जी अटैक को पूरी तरह जनरेट होने से पहले ही लियो फेंग सोफी के नीचे आकर उसके बलून के ऊपर अपनी तलवार के पीछे बट को लगा दिया था, जिस चीज को देखने के बाद सोफी वहाँ पर रुक जाती है क्योंकि यहाँ पर वो तलवार से अटैक भी कर सकता था। लियो फेंग सोफी से बोलता है, रुक जाओ, ये सिर्फ एक डिस्कशन है, तुमको ऐसा दर्द वाले मूव को उठाने की क्या जरूरत है? सोफी लियो फेंग की बात सुनकर वहाँ पे हैरान सी होते हुए बोलती है, क्या तुमने वो सब देख लिया? फिर अपने आप को संभालते हुए अपने हीरो को बोलती है, हाँ ठीक है, मैं हार गई। लियो फेंग भी अपनी स्वॉर्ड को अपने मैन में डालते हुए हंस के कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास मैसनरी क्वालिफिकेशन है। अब सोफी लियो फेंग के बारे में और जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। वो उसको छेड़ते हुए बोलती है, बेशक, लेकिन मैसनरी क्वालिफिकेशन के अलावा क्या तुम कुछ और भी करना चाहते हो? उसकी इस तरह की बात सुनकर लियो फेंग की आंखें तो वहाँ पर फटी की फटी रह गई थी क्योंकि उसके जस्ट आंखों के सामने खूब बड़े बड़े सोफी के अरमान मौजूद थे। दोस्तों अब अगर आप लोग को वीडियो देखने में मजा आ रही है तो सोच क्या रहे यार, जाओ जल्दी लाइक और सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो और कमेंट करके बताओ चेयरमैन सोफी आपको कैसी लगी, आप इसे 10 आउट ऑफ कितने नंबर देना चाहते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा सीन शिफ्ट होके चेयरमैन सोफी के ऑफिस पे आता है जहाँ पर वो लल्लन टाप पटाखा तरीके से बैठी हुई अपने हीरो से बोलती है, मिस्टर लियो, यहाँ केवल हम दोनों हैं, अगर तुम्हारी कोई और रिक्वेस्ट है तो प्लीज मुझे बताओ। अब इस तरह के पोज में कोई लड़की आपके सामने बैठी हो और आपसे रिक्वेस्ट करने की बात करे तो दोस्तों आप क्या रिक्वेस्ट करोगे? सोफी की बात सुनकर अपना हीरो हैरान होते हुए बोलता है, क्या मैं कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? फिर वो अपने मन में सोचता है, ये औरत बहुत ज्यादा गुस्सैल है और अब वो मुझे बहकाने के तरीके से पोज दे रही है, जरूर कोई प्रॉब्लम होगी। लियो फेंग कठोर लौंडा सोफी के बहकाने पे नहीं आता, वो वहाँ रंगबाजी से बोलता है, मैं बस आज ही मैसनरी क्वालिफिकेशन को हासिल करना चाहता हूँ,
मुझे दूसरी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने कठोर लौंडे की इतना कड़कपन देख के सोफी उसके ऊपर और मोहित होते हुए बोलती है, ओहो मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लियो फेंग थोड़ा और कड़क होते हुए बोलता है, हम एक दूसरे को नहीं जानते तो मुझे आपके अंदर क्या इंटरेस्ट होगा। जिस बात को सुन के सोफी वहाँ पे हैरान सी हो गई थी। फिर अपना कठोर लौंडा आगे उससे बोलता है, मैंने मिस सोफी से बात करने और मुझे मिशनरी क्वालिफिकेशन देने के लिए कहा। सोफी अपने मन में चिड़चिड़ाते हुए बोलती है, क्या ही बेकार लौंडा है, लगता है इसकी बंदूक में कुछ खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, इस कारण से इतनी हॉट सेक्सी लड़की देखने के बाद में भी ये इतना कठोर बन रहा है। फिर वो अपने हीरो से बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा असेसमेंट पास कर लिया है। लियो फेंग इतनी आसानी से मानते हुए देख के वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के बोलता है, क्या कहा, ये किस तरह का असेसमेंट है। इतनी देर से ऊंची आवाज सुनकर सोफी खिसिया चुकी थी। वो अपने मेज के ऊपर हाथ मारते हुए बोलती है, मैं तुमको अपनी नाइटहुड में शामिल होने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। लियो फेंग फिर से एक बार हैरान होते हुए पूछता है, ये तुम्हारी नाइटहुड क्या है। और नाम दोस्तों इतना अजीबोगरीब है, नाइटहुड तो मेरे को अलग ही चीज पता चल रही है। सोफी अपने हीरो को बताती है, मुझे अपने बारे में फिर से बताने दो, मेरा नाम सोफी है, मैं मैसनरी गिल्ड की ऑनर में से एक हूँ। हर एक ऑनर की अपनी खुद की मैसनरी रेजिमेंट होती है। नाइटहुड वो मैसनरी रेजिमेंट है जिसे मैंने खुद बनाया है। मुझे तुम्हारे जैसे पावरफुल एक इंसान की मदद की जरूरत है। तुम्हारी कैरेक्टर और पावर अच्छी है, जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे तुम कुछ भी मांग सकते हो। मेरे दोनों बड़े कदम पे तुम्हारा हक होगा। सोफी की अब इस बात को सुन के अपना हीरो सर खुजलाते हुए बोलता है, लेकिन दूसरे नाइट्स का क्या तुमने उन्हें भी इसी तरह से भर्ती किया है। अब सोफी अपने हीरो के इस जवाब को सुनने के बाद बहुत जरा खिसिया चुकी थी, क्योंकि यहाँ दोस्तों बात उसके कैरेक्टर की आ गई है। वो वहाँ पे गुस्से में लियो फेंग पे चिल्ला के बोलती है, दूसरे लोग वो सभी हरामखोर कमीनों का एक कुत्तों का झुंड है जो मेरी सुंदरता के लिए लालच में भरे रहते हैं। उन्होंने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने उन्हें खारिज कर दिया। अगर तुम शामिल होने में इच्छा रखते हो तो कमांडर की रैंक तुम्हारी है। पक्के तौर पे हर महीने तुमको पेमेंट दी जाएगी और इसके अलावा तुम्हें मिशन सबसे पहले दे सकते हैं और मिशन का इनाम भी तुम्हें 2 गुना मिल सकता है। सोफी के इस तरह के इनवाइट को सुन के अब हीरो को लग रहा है दया कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, वो मुझे माफ करना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज तक दोस्तों लड़कियों ने लड़कों के सामान पे लात मारी है, यहाँ पर अपना सख्त लौंडा है पहला जिसने लड़की को वहाँ पर मना कर दिया है। जिस बात को सुन के सोफी घबराते हुए कहती है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने जो शर्तें तुम्हें दी हैं वे पहले ही बहुत ज्यादा हैं। लियो फेंग सोफी को समझाता है, रेजिमेंट नाइट का कमांडर केवल एक मेन ही हो सकता है, इसके अलावा मेरे पास करने के लिए दूसरे बहुत जरूरी काम हैं। मुझे माफ करना, मैं पहले ही फेरी मिशनरी रेजिमेंट में शामिल हो चुका हूँ, मुझे अभी जॉब बदलने का कोई विचार नहीं है। इस बात को बोलते हुए लियो फेंग थोड़ा हंस भी रहा था, जिस चीज को देखकर सोफी वहाँ पर बहुत इरिटेट हो चुकी थी। साथ ही वहाँ पर मिशनरी का जो बैच मिलता है मेज के ऊपर पटकते हुए बोलती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें और ज्यादा मजबूर नहीं करूंगी। ये 7th लेवल के मिशनरी के लिए तुम्हारा बैच है, तुम्हारी पावर को टेस्ट स्टोन टेस्ट नहीं कर सकता। रूल्स के हिसाब से मिशनरी बैच केवल बताए गए लेवल पर ही दिया जा सकता है। मेरे पास प्रेजेंट टाइम में केवल 7th लेवल है, इसलिए मैं तुमको केवल 7th लेवल ही दे सकती हूँ। लियो फेंग उस बैच को देख के बहुत जरा खुश होकर कहता है, 7th लेवल मेरे लिए काफी है, इस बैच के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सोफी उसकी इस तरह की एरोगेंट बातें सुन के खिसिया चुकी थी। वो अपनी मुट्ठी को पीसते हुए बोलती है, लियो फेंग मैं तुम्हें याद रखूंगी, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें अपने नाइट में शामिल कर लूंगी। हमारा सीन शिफ्ट होके एक घर पे आ जाता है, जहाँ पर ब्रदर केन गेट खटखटाते हुए बोलते हैं, बेटा गेट खोलो जल्दी से, क्या तुम अंदर हो, जल्दी से बाहर आओ, हम क्लास से मैसनरी के ग्रुप बन गए हैं, बाहर आओ, चलो सेलिब्रेट करें चल के। जब अंदर से आवाज नहीं आती तो ब्रदर केन वहाँ पे गुस्साते हुए बोलते हैं, ये लोग फिर से मेरे पीठ पीछे शराब पी रहे होंगे। और अगले ही पल वो दरवाजे पे एक लात मार के उसको नीचे धड़ाम से गिराते हुए चिल्ला के बोलते हैं, जब मैं बाहर निकला तो मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, ये मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन जैसे ही ब्रदर केन सामने के हाल देखते हैं तो उनके पसीने छूट गए थे। वो घबराते हुए बोलता है, नहीं ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके सामने वहाँ पर खून ही खून पड़ा था और खून से एक मैसेज लिखा हुआ था, अपने भाई को बचाना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं हूँ मोटू। इस तरह की हरकत देखकर लियो फेंग गुस्साते हुए बोलता है, मोटू क्या पूरी तरह पागल है जो उसने हमारे भाइयों के साथ ऐसी हरकत की। वो गुस्साते हुए अपनी मुट्ठी भींच लिया था और मोटू के पास आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं मोटू के पास अभी जाऊंगा। अब मोटू की और अपने हीरो की फाइट कितनी भयानक होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। वीडियो आपको देखने में मजा आ रही है तो सोच क्या रहे दोस्तों, जल्दी जाओ एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो जाके और कमेंट करके बताओ कि सोफी आपको कैसी लगी, क्या अपने हीरो को उसके गिल्ड में शामिल होना चाहिए था, और शेयर करना बिल्कुल
मत भूलना। अब यहाँ से दोस्तों स्टोरी बनना स्टार्ट हुई है। आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा बिंदास होने वाली है, जिसके लिए आप लोगों को ज्यादा व्यू करना है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वीडियो पे ज्यादा लाइक करें और व्यू करें। तो वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें। जितना ज्यादा लाइक होगा मैं अगला वीडियो उतनी जल्दी ही लेके आऊंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।